ये राष्ट्र तभी बेहतर बन सकता है जब हम अच्छे विचारों के साथ, अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ते हैं और देश में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। जितेंद्र सिंह जी भी कुछ ही देर में हमारे बीच हाजिर होंगे और सभागार में वो मंच पर आसीन होंगे। उनका विषय है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड विजन 2017। तो जो विषय हैं जो आपके बीच में पहुंचेंगे, निश्चित तौर पर उन विषयों के जरिए आप जान पाएंगे उन विचारों को जो देश के निर्माण में अपना अहम योगदान रखते हैं और ये विचार कुछ ही देर में आपके समक्ष होंगे। श्री जितेंद्र सिंह जी प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और जम्मू कश्मीर के लिए मुख्य प्रवक्ता थे। 2014 के चुनावों में आप जम्मू और कश्मीर की ऊधमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद चुने गए। आप 6 पुस्तकों और मोनोग्राम के लेखक हैं। आपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स मेडिसिन संबंधी लगभग 1 दर्जन पाठ्य पुस्तकों के अध्यायों में लेखन कार्य किया है। माननीय मंत्री जी, आपका बहुत स्वागत है और मैं निवेदन करूंगी श्री प्रदीप राय जी से कि आप माननीय मंत्री जी को पुष्प दल और अंग वस्त्र प्रदान कर गौरव भूषित करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी एपीएन न्यूज की एडिटर इन चीफ राष्ट्रीय जी से कि आप पेंटिंग और पुस्तक माननीय मंत्री जी को भेंट करें। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी एपीएन न्यूज की एडिटर इन चीफ राष्ट्रीय जी को। आदरणीय जितेंद्र सिंह जी और मंच पर आसीन सभी लोग, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये जो सेशन है ये बेहद ख़ास है, ठीक उसी तरीके से जैसे ये कॉन्क्लेव बेहद ख़ास है। इस कॉन्क्लेव की परिकल्पना जो स्वदेश कॉन्क्लेव जो नाम रखा गया है, इसी से आप समझ सकेंगे कि ये कॉन्क्लेव महज एक बातचीत करने का मंच नहीं है, बल्कि ये हमारी और आपकी तस्वीर पेश करने की एक कोशिश है और हम दोनों मिलकर भारत की तस्वीर किस तरह से बनाना चाहते हैं उसको समझने की और एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश है। जितेंद्र सिंह जी, आप जिस प्रदेश से आते हैं वो भारत का माथा है और भारत के मस्तक को एक तरह से उस पर सफलता की, उस पर चमकता हुआ तिलक लगाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जिस तरह से कश्मीर और जम्मू को लेकर संशय अभी तक बना रहा था, वो संशय 140 करोड़ की इस देश की जनता के मन से निकालने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है और इसके लिए हम सभी अनुग्रहित हैं उनके, हम सभी उनका सम्मान भी करते हैं और उन्हें धन्यवाद भी करते हैं। क्योंकि आप देश के मस्तक से जुड़े हुए हैं तो देश का भविष्य किस ओर बढ़ेगा इसकी जिम्मेदारी बहुत हद तक आपकी हो जाती है और इसलिए खास करके मैं बताना चाहूँगी जितेंद्र सिंह जी के बारे में कि जितेंद्र सिंह जी देश के, आज हम 75 साल की बात कर रहे हैं, अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, वो उस नोट को बनाने में व्यस्त हैं जो 100 साल का है। 100 साल में भारत हमारा किस ओर बढ़ेगा इसकी कल्पना आपके कंधों पर है और जो भी कुछ आपने जो अभी तक शोध किया है और जो नोट आपने बनाई है वो किस हद तक हम लोगों के लिए ज़रूरी है, ये हमारे जानने की उत्सुकता भी है। रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की, तो कहते हैं कि किसी देश को यदि चलाना है तो उसमें शासन की व्यवस्था
सबसे अच्छी होनी चाहिए, सबसे मजबूत होनी चाहिए। आप जिस तरह से अभी तक इसको चला रहे हैं उससे हमें यकीन तो है कि शासन की व्यवस्था अच्छी चल रही है, लेकिन आगे क्या, भविष्य में क्या? बहुत कुछ परिवर्तन अभी तक हमने देखा है। कई संशय हम सबों के मन में आते रहते हैं, कई बार आलोचनाएं भी हम करते रहते हैं मीडिया के लिहाज से, लेकिन आज आप ही के मुंह से सुनना हम चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में हम देश के प्रशासनिक व्यवस्था को किस तरह से देख रहे हैं। तो सीधे आप ही को आमंत्रित करती हूं आपकी उस परिकल्पना के लिए जो हमें अपने भारत के भविष्य के सपनों को साकार होते दिखाएगा। जितेंद्र सिंह जी, आप। मंच पर आसीन राजश्री जी, जिनके आपने अभी वक्तव्य सुना, बड़ा स्नेह भरा परिचय। राजश्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। जुनेजा साहब, राय साहब, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपने स्वदेश कॉन्क्लेव का आयोजन करके जो काम हमारे जिम्मे है उसको निभाया। और जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर इस समय हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत काल से गुजर रहे हैं, और आने वाले 25 वर्ष का क्या कल्पना चित्र रहेगा उसका भी मंथन चल रहा है। लेकिन आपने प्रशासन की बात की, तो जब हम आगे की कल्पना करते हैं तो ये अनिवार्य है कि हम पीछे के अनुभव को भी उसमें उपयोग में लाएं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये सर्वाधिक अनिवार्य है ये समझना कि यदि प्रशासन की दृष्टि से हम बात करें, गवर्नेंस की दृष्टि से, जिसको लेकर के ये आयोजन हुआ है और जिसकी आपको भी अपेक्षा है, तो पिछले 8 वर्षों में जिस प्रकार का परिवर्तन, और मैं तो कहूँगा कि क्रांतिकारी परिवर्तन मोदी जी के शासनकाल में आया है, वो अपने आप में नींव है, बुनियाद है उस भारत के चित्र की जो 25 वर्ष के बाद होने वाला है। और चूंकि समय का अभाव है, जैसे आपने कहा, तो बहुत समय ना लेता हुआ मैं सूत्रबद्ध तरीके से आपको बताऊं कि इसके पीछे का आधार क्या था और आगे की यात्रा का की क्या प्रेरणा रहेगी। हम अगर नज़र लौटाएं तो सबसे पहले मुझे यकीन है कि कभी कोई शोधकर्ता, विश्लेषक, इतिहासकार, शायद आपके भी चैनल में कभी इस बात का उल्लेख और चर्चा हो कि इन 8 वर्षों में या उससे पहले, चूँकि मोदी जी के 20 वर्ष अब संपन्न हुए हैं एज हेड ऑफ द स्टेट, एंड ही इज़ द फर्स्ट एवर इंडियन हु हैज़ कंप्लीटेड 20 years एज हेड ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि इस फिनोमिना का राज क्या है, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है, हम कह तो देते हैं। तो यदि 20 वर्ष तक एक गवर्नेंस मॉडल को सस्टेन करने का कार्य हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमारे लिए अनिवार्य है कि हम शोध करके, रिसर्च करके ये समझें कि उसके भीतर कौन से ऐसे बिंदु थे। शायद उसी में हमें आने वाले समय के लिए अपने लिए भी बहुत सारा सबक मिल जाए, बहुत सारा मार्गदर्शन मिल जाए। मुझे लगता है कि द हॉलमार्क ऑफ दीज 20 years and also including 8 years as Prime Minister was the very personality of Modi himself. अब पर्सनैलिटी की बात होती तो मैं क्या कहता हूँ, मात्र वो नहीं कि जो टीवी के स्क्रीन पर वो व्यक्ति दिखाई देता है, उस व्यक्तित्व के पीछे ऐसा क्या था कि वो एक ऐसा प्रशासन का मॉडल दे पाए जिसका अनुसरण किया जा रहा है, जिसका उदाहरण अब विश्व भर में दिया जाने लगा, और जो भारत के लिए एक अपने किस्म का एक नया अनुभव था। तो मुझे लगता है कि 3 बड़ी विशेषताएं मोदी जी की: हिज कैपेसिटी टू टेक आउट ऑफ बॉक्स डिसीजंस, हिज कैपेसिटी टू ब्रेक द टैबूज ऑफ द पास्ट,
and his capacity to convert government campaigns into mass campaign. चूँकि समय का अभाव है इसलिए बहुत समय ना लेता हूँ, और चूँकि हम विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हमें बताया जाता है कि बात केवल मात्र कहने के लिए नहीं कहनी, उसके साथ तर्क होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड। तो एक एक उदाहरण देकर के मैं आपके सामने ये बात रखूँगा। सरकार बनने के 4-5 महीने के भीतर ही 2014 में 26 मई सायंकाल को सरकार ने शपथ ग्रहण किया था, लगभग 6-6:30 बजे, और सितंबर मास तक मोदी जी ने बरसों से चला आ रहा अंग्रेज़ों के समय का एक नियम कि गेस्टेड अफसर से आपने अपने दस्तावेज टेस्ट कराने, उसको समाप्त किया। नाउ दैट इज़ द कैपेसिटी टू टेक आउट ऑफ बॉक्स डिसीजंस। वो एक विरासत थी, इट्स अ डूबियस लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर विच शुड हैव बीन डन अवे राइट एट द डॉन ऑफ द इंडिपेंडेंस, बट मे बी चूँकि स्टेटस को रहना सरल रहता है, कन्वीनियंट रहता है, इसलिए किसी ने उस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। और ये निर्णय लेकर के उन्होंने न केवल अपने युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध करवाई, बल्कि एक संदेश भी दिया देश भर में कि नाउ दिस इज अ गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी विच हैज़ द कैपेसिटी टू ट्रस्ट द यूथ ऑफ दिस कंट्री। जब 70% से अधिक आपकी जनसंख्या 40 वर्ष से कम अवस्था की है, तो भला अगर आप अपने युवाओं पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप देश का काम कैसे चलाएंगे? हाउ वुड यू डू बिजनेस विदाउट being able to trust the largest population segment of the country? दूसरा मैंने कहा इस कैपेसिटी टू ब्रेक द टैबूज ऑफ द पास्ट। उसका सबसे नुमाया उदाहरण है जिस प्रकार स्पेस टेक्नोलॉजी के विभाग के दरवाजे मोदी जी ने युवाओं के लिए खोल दिए। अभी तक अधिकतर हमारा स्पेस का विभाग गोपनीयता में काम करता था। हम भी जब विद्यार्थी थे आपकी तरह, तो कभी समाचार पत्र में एक छोटे से कॉलम में, रिमोट कॉलम में अंदर एक खबर छपती तो श्रीहरिकोटा का नाम पढ़ने को मिलता। वो कहाँ है श्रीहरिकोटा, किसी ने नहीं देखा, किसी ने सुना, कभी कभी कोई रॉकेट लॉन्च होता था। इस विडंबना को दूर करते हुए आज से 2-3 वर्ष पूर्व मोदी जी ने एक निर्णय लेकर के उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया, और परिणाम ये कि 2 बरस के भीतर ही आज वहाँ पर 60 से अधिक स्टार्टअप्स रजिस्टर हो चुके हैं। अभी पिछले ही सप्ताह 6 स्टार्टअप्स को इसरो ने आर्थिक सहयोग भी दिया है, और इतने प्रतिभाशाली युवा स्पेस में अपने प्रोजेक्ट्स, अपने प्रपोजल सबमिट करने के लिए आ रहे हैं। तो कितने वर्षों तक आप अनुमान लगाइए हमने इस प्रतिभा को पूरी तरह से निखरने से वंचित रखा। तो ये है कैपेसिटी टू टेक ब्रेक टैबूज ऑफ द पास्ट। क्योंकि एक रीति चली आ रही थी कि साहब ये तो बड़ा सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी वाला विभाग है, इसमें बाहर से कोई अंदर आए ना, तो अंदर क्या हो रहा है बाहर किसी को पता ना चले। और तीसरा, जैसे मैंने कहा, टू कन्वर्ट अ गवर्नमेंट कैंपेन इनटू मास कैंपेन। हमने 70-75 वर्ष देखा सरकारी नेतृत्व आह्वान करता था किसी कैंपेन की, लेकिन जनमानस उसको आराम से, आसानी से अपनाने को तैयार नहीं होता। आपने देखा हमारे दो का कैंपेन कब शुरू हुआ था? 60 के दशक में, परिवार नियोजन का। उसका क्या परिणाम निकला, कितने आउटकम्स निकले, कितना सफल रहा, वो आपके सामने है। लेकिन मोदी जी ने एक बार लाल किले से कह दिया स्वच्छता। मैं नहीं समझता कि उस समय लोगों को कितनी गंभीरता से उस बात को सुना होगा। कुछ लोगों को हंसी भी आई होगी कि प्रधानमंत्री वहाँ पर टॉयलेट की बात कर रहा है, क्योंकि 15 अगस्त का जो संबोधन होता है इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन प्लेस। लेकिन देखते ही देखते 2-3 महीने के भीतर आम जनता ने उसको अपना लिया, और हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा। मेरे अपने चुनावी क्षेत्र में एक 9वीं कक्षा की एक बालिका थी, उसने स्कूल जाने से इनकार कर दिया और उसने परिवार से कहा कि जब तक मेरे यहाँ टॉयलेट नहीं होगा मैं नहीं जाऊँगी। हमने जब सोशल मीडिया पे देखा तो फिर हमने डीएम के साथ संपर्क किया, और बाद में पता चला कि उस प्रकार के 200 और घर भी थे उसी बस्ती में, उस गांव में। देखते ही देखते 1 साल के भीतर 4 लाख इस प्रकार के टॉयलेट लोगों ने खुद बनवाए आग्रह करके। इसी प्रकार उसी क्षेत्र में एक 85 साल की महिला थी, उन्होंने अपने ऊपर एक जिम्मेवारी लेकर के घर घर जाना शुरू किया, केवल ये सुनिश्चित करने के लिए कि टॉयलेट है कि नहीं है। और ये सरकारी अभियान को जनमानस का अभियान बनाने में सफलता तब प्राप्त होती है जब नेता की विश्वसनीयता हो।
वो लोगों को लगे कि जो कह रहे हैं मोदी जी, ये जो हमारा नेता कह रहा है कहीं ना कहीं हमारा भला है। हमने ऐसा होता देखा मात्र एक बार शायद पहले, जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक बार आपको रात का भोजन नहीं करना है, और लोगों ने स्वयं चूल्हा बंद कर दिया। अब शास्त्री जी या सरकार का कोई प्रतिनिधि वहाँ पर झांकने नहीं जाता था कि रसोई घर में खाना पक रहा है नहीं पक रहा है, लेकिन लोगों ने उसको अपनाया। तो ये विश्वसनीयता का प्रदर्शन मोदी जी ने दिया। और ये जो सुधार आए हैं प्रशासन में, ये इन्हीं कुछ एक उनके व्यक्तित्व के गुणों के कारण सफलतापूर्वक संपन्न हुए। अब दूसरा प्रश्न कि 20 वर्ष तक ये जो गवर्नेंस मॉडल चला है, तो आखिर ये भी तो सोचना है। अगर कोई एक फिल्म 1 साल चलती है, जैसे हमारे ज़माने में चलती थी, वो संगम पिक्चर था, अब 1 साल चल गई, उस तरह उन्हीं दिनों उस तरह की फिल्में आती थी, तो भला क्यों चली भाई, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? तो एक शोध का विषय है। और मैंने कभी कभी जब इसको गहराई से सोचा तो मुझे लगा कि इसके 3 द हॉलमार्क्स ऑफ द गवर्नेंस मॉडल गिवन बाय मोदी इन द 20 years इज, पहला सबसे बड़ी इसकी विशेषता कि इट हैज सस्टेन्ड इटसेल्फ फॉर 20 years, सो दैट इटसेल्फ इज अ यूनिक फीचर, एंड इट ऑल्सो प्रॉमिसेस टू स्टे फॉर फ्यूचर। दूसरा, इट हैज डिफाइड द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। धीरे धीरे कोई भी नेतृत्व की व्यवस्था अपना जनाधार धीरे धीरे उसमें कमी आने लगती है, विशेषकर जो निर्वाचित सरकारें होती हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऑन द कॉन्ट्ररी द रिटर्न्स एंड द डिविडेंड्स हैव इंक्रीज्ड ईच पासिंग डे। तो ये भी एक सोचने वाली बात है, अनुसरण करने वाली बात। और तीसरा, दिस इज अ गवर्नेंस मॉडल बिफोर अस which has grown stronger after every challenge it faced. आपको स्मरण होगा जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने आज से 20 वर्ष पूर्व, गुजरात में तो मुख्यमंत्री बनते ही वहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप आया भुज का, और जिस प्रकार से उन्होंने उसको संभाला वो दुनिया भर में उसका उदाहरण दिया जाने लगा। और आज ये जो 20 वर्ष संपन्न हुए तो उसके होते होते कोविड का ये की आपदा, और किस प्रकार से एन एडवर्सिटी वॉज कन्वर्टेड इनटू वर्च्यू, आज दुनिया इस बात को स्वीकार करती है। अब ये पूछा जाए कि ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स की जिसका भी राजश्री जी ने उल्लेख किया, इनकी सफलता का राज क्या है? आखिर इसके पीछे भी तो बहुत चिंतन मंथन हुआ होगा। सबसे पहली बात जो अक्सर कहने में नहीं आती और शायद हम इतना सोचते भी नहीं, कि most of the governance reforms under Modi have been actually turned out to be social reforms. वो चाहे स्वच्छता है, चाहे उज्ज्वला है, वो आपके जीवन को भी सरल करती है, आपके स्वास्थ्य की भी चिंता करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसने न केवल, और साथ ही साथ बहुत से ऐसे नियम जो बाधा थे हमारी जीवनचर्या में, उसको मोदी जी ने समाप्त किया। ये बात भी कभी कभी इतनी ज़्यादा कहने में नहीं आती कि इन लास्ट 8 years itself as many as 1600 रूल्स हैव बीन डन अवे विद। उसमें वो था, जैसे मैंने कहा, अटेस्टेशन का कानून ख़त्म कर दिया गया, इंटरव्यूज़ की प्रथा समाप्त कर दी गई, पेंशन में हुआ करता था कि जो बेटियां तलाक ले चुकी हैं या सेपरेट हो चुकी हैं, उनको तब तक फैमिली पेंशन नहीं मिलती अपनी माता पिता की, जब तक वो के अदालत से उनको उस प्रकार की जजमेंट उपलब्ध ना हो जाए। उसको बदल दिया गया, क्योंकि कोर्ट कचहरी में मुकदमे 20-20, 25-25 साल चलते हैं, और ये तय कर दिया गया कि एक बार ऑडिट पिटीशन फाइल हो जाए तो उसको हक कह के उसको फैमिली पेंशन मिल सके। इसी प्रकार पेंशन की ही दृष्टि से देखें आप तो एक और नियम था सरकारी कर्मचारियों के लिए कि यदि कोई 10 साल से पहले सर्विस से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है दुर्भाग्यपूर्ण, तो उसके परिवार वालों को फैमिली पेंशन उसके नाम की नहीं मिलेगी। उसको बदल दिया गया कि जब भी उसकी मृत्यु हो उसके परिवार को उसका अधिकार रहे। यानी अक्सर सरकारें और अधिकारी लोग भी सेवानिवृत्त होने के बाद भी ये कहते हैं हमारे ज़माने में ये हुआ, मैंने ये किया था, बड़े गर्व से कहते हैं। हालांकि हर ज़माने में अपने गुण हैं,
लेकिन अपना ज़माना ज़्यादा अच्छा लगता है, कहता है साहब ये बच्चे भी बेकार हैं और पिछले भी बेकार थे। ये एक ऐसी सरकार होगी वाहिद जो इस बात पर गर्व करेगी कि हमने इतने सारे कानून हटा दिए, नया नहीं लाया, पिछले हटाए। Because if the ultimate objective of good governance is to bring ease of living, और इसलिए सिंगल नेशन, सिंगल राशन कार्ड, सिंगल पोर्टल, सिंगल विंडो, हर जगह इस प्रकार के नियम लाने का प्रयास हुआ। इसी प्रकार अभी बात हो रही थी सरकारी कर्मचारियों की, तो उनकी दृष्टि से, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी संख्या है, यदि कोई सरकारी कर्मचारी गुमशुदा हो जाता, और ख़ासतौर से जो आतंक प्रभावित क्षेत्र है वहाँ ऐसे वारदातें होती रहती हैं, लेफ्ट अफेक्टेड एरियाज़ है, छत्तीसगढ़ है, पूर्वोत्तर है, जम्मू कश्मीर है, तो कानून ये कहता था कि 7 बरस तक उसके परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ, अगर उससे पहले उसका शव मिल जाए तो मिल जाएगी। कितनी संवेदनहीन, इनसेंसिटिव नियम बनाया गया था, हटा दिया गया अब उसको। यदि कोई व्यक्ति परिवार से जुदा हो जाता है तो उसके परिवार को दूसरे ही दिन पेंशन मिलेगी। हाँ, अगर वो इत्तफाकन वापस लौट के आ जाए तो उसके वेतन में से उसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि इस घमंड में ना रह करके कि हम नया प्रावधान लाए, हमने पिछले प्रावधानों की खोज करके उनको हटा करके जीवन को सरल बनाने का कार्य किया। दूसरा, एक नया कार्य संस्कृति, एक नया पॉलिटिकल कल्चर, वो मोदी जी ने लाया। अब जैसे अभी मैं बात कर रहा था 2 क्षण पहले, प्रधानमंत्री आवास योजना की सूचियां बनाई गई, कलेक्टर को कहा गया सूची बनाइए कौन कौन इसका हकदार है, कौन कौन इसका ज़रूरतमंद है, और वहाँ पे मकान बनाया। किसी ने ये नहीं पूछा कि ज़ात क्या है, धर्म क्या है, मजहब क्या है, ये भी नहीं पूछा कि पिछली बार वोट आपने हमको दिया था कि किसी और को दिया था। और अगर आप गहराई से सोचें, और जो लोग राजनीति से जुड़े हैं वो चाहे बोलेंगे ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर मन में ये समझेंगे कि दिस इज अ ह्यूज डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर पॉलिटिकल नॉर्म्स। हमने वो ज़माना भी देखा कि एक एमएलए हुआ करता था, एमपी हुआ करता था, कोई स्कीम आती तो पाइप अपने क्षेत्र तक पहुंचाता, उस मोहल्ले तक नहीं पहुंचाता जहां से वोट दूसरी पार्टी को जाता था। और इससे ना केवल संस्कृति बल दी, बल्कि लोगों का नेतृत्व के प्रति विश्वास बढ़ा। और तीसरा, प्रत्येक योजना में, प्रत्येक प्रशासनिक सुधार में ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक मॉडल्स अपनाए गए। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक उदाहरण है। पहले यहाँ होता था बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कौन तय करता था? मंत्री लोग तय करते थे, एमपी तय करता था। जिसका प्रभाव चढ़ता था अपने जिले को बैकवर्ड घोषित कर देता ताकि उसको स्पेशल ग्रांट्स मिलती थी। अब 42-43 मापदंड बनाए गए, कोई स्वास्थ्य का है, कोई शिक्षा का है, यातायात का है। उसके आधार पर कौन सा जिला किस स्तर पर खड़ा है, फिर वो तुलनात्मक ढंग से उस राज्य के उस मापदंड के नंबर 1 पर कैसे पहुंचे, और फिर जब उस तक पहुंच जाए तो उस इंडेक्स में, उस मापदंड में देश के अव्वल नंबर के जिले तक कैसे पहुंचे, एक ऑब्जेक्टिव तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाए, इसका डैशबोर्ड बनाया गया। और इससे लोगों का विश्वास भी बढ़ा, और जहां पर जिस चीज़ की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति की गई। सीपी ग्राम्स की बात हुई, जो हमारे यहाँ ग्रीवेंस सिस्टम था। हमने पिछली सरकारों में ये भी देखा कि वेबसाइट बन जाती थी ग्रीवेंस की, कई बरस उसको विजिट नहीं किया जाता। उसी विभाग के, उसी सरकार के अधिकारी इतनी भी जहमत नहीं करते उसको खोल के देखते। नतीजा ये कि लोगों ने भी वो शिकायत दायर करनी बंद कर दी कि जिस चिट्ठी का जवाब ही नहीं आना तो चिट्ठी ही नहीं डालते लोग। आज स्थिति यह है कि जब ये सरकार आई थी 2014 में, तो प्रति वर्ष देश भर से केवल 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी, आज बढ़कर के 25 लाख हुई हैं। मेरे साथ उस दिन किसी ने व्यंग किया, सुनील जी भी बड़े साहित्य और कविता में रुचि रखते हैं, किसी पत्रकार ने कि इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी सरकार के प्रति शिकायतें बढ़ गई। तो मैंने कहा मुझे इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका उत्तर बाबा गालिब 150 बरस पहले दे गए थे कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। हमने टाइमलाइन फॉलो की है, प्रॉम्प्टनेस की है। आज 91 से 95% शिकायतों का निवारण 1 सप्ताह के भीतर किया जाता है। और न केवल उतना,
शिकायतकर्ता को यह अधिकार दिया जाता है कि यदि वो मुतमईन नहीं है, क्योंकि अक्सर विभाग ये कह देते हैं कि साहब इसकी प्रमोशन इसलिए नहीं, इन कारणों से नहीं हुई, लेकिन वो फिर भी असंतुष्ट रहता है, तो उसको ये भी अधिकार दिया कि वो दूसरे अधिकारी के ऊपर, उच्च अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज करे, तब तक उसकी अपील कायम रहेगी। और जो जितने भी शिकायत करता है, हमने एक हेल्प डेस्क बनाया है इसी विभाग ने, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन नोएडा में। शिकायत खारिज होने के बाद शिकायतकर्ता को टेलीफोन करके पूछा जाता है। तो विश्व भर में एक चीज़ आ गई, अभी नया एक कल्पना आई है हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो शायद उस पर अमल करते हुए ये सारी बातें जो नागरिक की भागीदारी की हम बात किया करते थे, उसको ज़मीन पर, धरती पर कैसे उतारना, इसकी चिंता हुई है। और चूंकि समय का अभाव है, तो इन्होंने कहा कि अगले 25 वर्ष क्या होगा। जाहिर है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि अमृत महाकाल, और 25 वर्ष के बाद जब भारत या आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह बनाएगा और निश्चय ही भारत विश्व पटल पर खड़ा होगा, तो उसका चित्र कैसा होगा, उसकी तस्वीर कैसी होगी, और उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है। प्रश्न ये है, भावनात्मक ढंग से भावुक होकर कहना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या हमने उसके लिए कोई योजना बनाई है क्या? आज स्थिति ये है कि विश्व मोदी जी की ओर देख रहा है, भारत की ओर देख रहा है, भारत की अगुवाई को स्वीकार करने को भी तैयार है, लेकिन क्या हम अगुवाई करने को तैयार हैं क्या? और इसके लिए सबसे पहले हमें सोचना होगा कि 25 वर्ष के बाद दुनिया का क्या चित्र होगा, दुनिया की क्या तस्वीर होगी। और ये इतना आसान नहीं है, बिकॉज वी ऑफन टेंड टू लुक एट 2047 थ्रू द प्रिज्म ऑफ 2022। और जैसे हमें रिसर्च में सिखाया जाता था कि पर्सपेक्टिव के लिए रिट्रोस्पेक्टिव जाओ, तो आप 25 वर्ष पहले जाइए पीछे, तब क्या था, और फिर कल्पना करिए कि वो अगर यहाँ नहीं है तो आज वाला वहाँ कैसे होगा। अब क्या था, आज से 25 वर्ष पहले कौन सा साल था? बेटी हिला रही है सिर। बेटे कौन सा साल था 25 साल पहले? 1997 कह रही है। देखिए, बच्चे हमसे ज़्यादा ज़हीन हैं। तो 1997 में सबसे क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधार क्या थे? कोरियर सर्विस आई, डाकखाने बंद हो गए। बच्चे ने नहीं देखा होगा, आपने, हमने देखा। एसटीडी बूथ खुल गए, नेताओं के पास, राजनीतिकों के पास कार्यकर्ता जाते थे, साहब एक एसटीडी बूथ का लाइसेंस दिलवा दीजिए, औलाद पल जाएगी। लेकिन जब तक एसटीडी का लाइसेंस मिला तब तक एसटीडी बंद हो गए, औलाद जब तक बड़ी हुई तब तक एसटीडी का कोई बोलबाला बात हुआ। 25 वर्ष क्या था पहले? वो टी सीरीज कैसेट आते थे, घर में जाके फिल्म देखते थे। आज आप बच्चों से बात करिए, वो हंसेंगे आप पर, कि ऐसा भी ज़माना था। तो एक तो ज़माना बढ़ रहा है आगे, और बड़ी तेज़ रफ्तार से, और ये गति दिन ब दिन बढ़ रही है। ये परिवर्तन की गति भी बढ़ती जा रही है। नॉट ओनली द चेंज बट द पेस ऑफ चेंज इज ऑल्सो प्रोग्रेसिव। इसलिए सबसे पहले हमने ये काम भी शुरू किया है, एक विजन 2047 का डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए मैंने ये सुझाव दिया कि हम पहले 2047 के इंडेसेस स्थापित करें। उस समय क्या मापदंड होंगे, प्रशासनिक अधिकारी का क्या रोल होगा, क्या भूमिका होगी, कलेक्टर की क्या भूमिका होगी, सिविल सेक्टर की क्या भूमिका होगी, कितनी भूमिका होगी, भूमिका होगी भी कि नहीं होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही दुनिया चलेगी। ये सारी बातें हम जब समझेंगे तो फिर हम, लेकिन ये सुनिश्चित है कि जिस प्रकार टेक्नोलॉजी और विज्ञान के आधार पर आने वाले समय में दुनिया के मापदंड निर्धारित होने वाले हैं, भारत ने उसमें पहले से ही एक प्रथम श्रेणी प्राप्त कर ली है। चाहे आप अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखिए, हम शुरुआत हमारी देर से हुई थी। जब रूस और अमेरिका चांद की धरती पर मानव उतारने वाले थे तो हम गा रहे थे चंदा मामा दूर के, बट देयर हैज बीन अ क्वांटम जंप। मैं कल ही कह रहा था एक सभा में कि नील आर्मस्ट्रांग को अमेरिका ने उतारा चांद की धरती पर, उन्होंने चहलकदमी की वहाँ पर और कहा कि वन स्मॉल स्टेप जाइंट स्टेप फॉर मैनकाइंड, बड़ा प्रसिद्ध वाक्य बोला, लेकिन आगे पीछे उन्हें जल की मौजूदगी नहीं दिखाई दी। ये हमारा चंद्रयान गया और वहाँ पर पानी की पिक्चर्स लेकर के आया। तो वी हैव ऑलरेडी टेकन अ लीड, और जैसे मैंने कहा अब हमारे ऊपर ये दायित्व रहेगा कि हम आज से 25 वर्ष के बाद जब दुनिया हमारी तरफ देख रही हो तो हम उसको लीडरशिप देने का काम, जिम्मेवारी किस प्रकार निभाएं। इसीलिए बार बार मोदी जी इसको अमृत महाकाल कहते हैं। यकीनन ये वो महाकाल जो भारत को उस शिखर तक पहुंचाने का कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये बताते हुए आप सभी को हमें खुशी हो रही है कि हमारे बीच 2 मंत्री इस वक्त और पहुंच चुके हैं। अश्विनी कुमार चौबे जी उपभोक्ता मामले, खाद्य और वितरण राज्य मंत्री हैं। इससे पूर्व आप बिहार राज्य के मंत्री भी रहे हैं। अश्विनी कुमार चौबे। श्री अश्विनी कुमार चौबे जी भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता और 17वीं लोकसभा के सदस्य हैं। आप 2014 से लगातार लोकसभा में बिहार के बक्सर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपने 16वीं लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले भागलपुर से बिहार विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया था। आप बिहार के पूर्व भी हैं। आप लगातार 5 बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए हैं। आसमान वही सबसे खूबसूरत लगता है जिसमें कई सितारे चमकते हों। तो हमारा मंच भी इस वक्त 2 सितारों के साथ सजा हुआ है और बहुत जल्द हमारे बीच एक और मंत्री एसपी सिंह बघेल जी आ रहे हैं, जो स्टेट लॉ मिनिस्टर हैं, न्याय राज्य मंत्री हैं, और वो भी हमारे बीच होंगे। मंत्रियों का आना बड़ी बात नहीं है, मंत्री जो कह रहे हैं और जिस तरह से भविष्य की रूपरेखा खींच रहे हैं वो बड़ी बात है। जैसा कि जितेंद्र सिंह जी ने कहा और जिस तरह से उन्होंने एक एक कड़ी करके जोड़ी कि 25 साल पहले के वो दिन याद कीजिए कि हमारे पास क्या था, आज हमारे पास क्या है और 25 साल बाद हमारे पास क्या होगा। वो ऐसा था जैसे एक बुरे ख्वाब से निकलकर एक सुनहरे ख्वाब की ओर हम बढ़ रहे हैं। वो सुनहरा ख्वाब जल्द पूरा होगा, इस उम्मीद के साथ जितेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चूँकि ख्वाब की बात चल रही है तो ऐसे हमारे बीच कई सम्मानित अतिथि हैं जिन्हें हमारी जूरी ने चुना है, जो पुरस्कार जिन्हें मिला है। इसमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों के ख्वाब पूरे किए हैं अपने सामाजिक कार्यों की वजह से, अपने अलग अलग क्षेत्र में किए गए तमाम उपलब्धियों की वजह से। मैं अवॉर्डीज से और सबसे पहले मंत्री जी अश्विनी चौबे जी और जितेंद्र सिंह जी, आप लोगों से गुजारिश करूंगी और पैनल पे बैठे हुए तमाम अपने मेहमानों से कि वो मंच के सामने आ जाएं। श्री राजीव यदुवंशी जी। श्री राजीव यदुवंशी, आप 1989 बैच के AGMUT काडर के IAS अधिकारी हैं। मौजूदा समय में आप दिल्ली प्रशासनिक सुधार विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अपने 33 वर्षों के करियर में
इन्होंने 22 वर्षों तक दिल्ली के बाहर के राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान की है। श्री राजीव यदुवंशी जी, आईएएस अतिरिक्त मुख्य सचिव दिल्ली को प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। श्री यदुवंशी जी 1989 बैच के ऑफिसर हैं। उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में 33 वर्षों की सेवा का अनुभव है। श्री अब्दुल गफूर जी, श्री अब्दुल गफूर, आप स्वा डायमंड्स के एमडी हैं। आप 8वीं कक्षा से आभूषण के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। आपको आभूषण व्यवसाय के क्षेत्र में नए बाजारों, रुझानों और नई तकनीकों के बारे में अध्ययन करना पसंद है। प्रोफेसर बकुलेश खामर जी। बकुलेश एम खामर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कैडिला फार्मास्यूटिकल। आप एक नेत्र चिकित्सक के तौर पर कार्यरत हैं और आपने नेत्र क्षमता से जुड़े एक उपकरण के निर्माण में सफलता पाई है, जो इंसान के नेत्रों की कम होती ज्योति के बारे में पहले ही आपको अलर्ट कर देगा, ताकि आप उसका नेत्र दोष होने से पहले ही उपचार करा सकें। इसके साथ ही आप कैडिला के सहयोग में नए उपकरणों को इजाद करने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर बकुलेश खामर, कार्यकारी निदेशक, कैडिला फार्मास्यूटिक लिमिटेड को जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। आप नेत्र चिकित्सा के रूप में कई महत्वपूर्ण उपकरण विकसित कर चुके हैं। सुनील देवधर जी। श्री सुनील देवधर, आप एक समाज सेवी हैं और आप माय होम इंडिया नाम की संस्था से जुड़े हैं। आपने जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की सबसे बड़ी कोशिश के लिए सुनील देवधर। दीपा सुब्रमण्यम जी। श्रीमती दीपा सुब्रमण्यन, आप अताची ग्रुप ऑफ कंपनीज की वाइस चेयरपर्सन और निदेशक हैं। अताची ग्रुप एक ऐसे लोगों का समूह है जो व्यवसाय के क्षेत्र में काम करते हुए गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं।
श्री युवराज मलिक जी। श्री युवराज मलिक। लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया संस्था में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। आपने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और जम्मू और कश्मीर राज्य भवन और विभिन्न यूएन मिशन में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। श्रीमती संध्या वासुदेवन। सुश्री संध्या वासुदेवन, आप कारपोरेट जगत में एक जाना पहचाना नाम है। आपने ड्यूस बैंक ऑफ थॉमसन रॉयटर्स में एमडी के पद पर रहते हुए 20 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। संध्या वासुदेवन अर्थशास्त्र की खास जानकार, समाज सेविका और शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य के लिए संध्या वासुदेवन को। फॉर्मर एमडी हैं, सीईओ रही हैं डॉइश बैंक, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आईआईटी की हैं। डॉक्टर श्रीकांता। डॉक्टर एस श्रीकांत, आप एक जाने माने चिकित्सक के तौर पर कार्यरत हैं। साथ ही आप एक समाज सेवी भी हैं। आपने डायबिटीज बीमारी पर विशेष शोध कार्य किए हैं। साथ ही आपने समत्वम ट्रस्ट की स्थापना की है, जिसमें मानव कल्याण के क्षेत्र में और गरीबों को मुफ्त चिकित्सा मुहैया कराने में आपका अहम योगदान रहा है। ये सम्मान की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन इसके पहले कि सम्मान की बात को और आगे हम बढ़ाएं और सम्मान की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएं, हमें ज़रूरत ये भी है कि केवल सम्मान ही नहीं बल्कि भविष्य की रूपरेखा को भी हम खींचते हुए, बनते हुए अपने सामने देखिए। स्वदेश कॉन्क्लेव में हम केवल सम्मान ही नहीं, मेकर्स ऑफ इंडिया को सम्मान ही नहीं बल्कि अपने देश को सम्मानित कैसे और बना सकते हैं, इसकी भी कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए नई रूपरेखा देखने समझने के लिए हमारे पास वो चेहरे हैं जिनके हाथ में वो ताकत है जो हम जनता के भविष्य को बदल सकते हैं। अश्विनी कुमार चौबे जी, आपसे आग्रह है कि आपकी वो रूपरेखा जो आपने आज देश के 75 साल पूरे होने पर खींची है भविष्य के लिए, आप हम सबों के सामने रखें। अश्विनी कुमार चौबे जी। नमस्कार जी, सबको नमस्कार। मुझे आज अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है जब मैं यहाँ स्वदेश सम्मान समागम में शिरकत कर रहा हूँ।
सचमुच आज हमारे जो इस प्रकार के कार्यक्रम बालाजी फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस स्वदेश संगोष्ठी समागम में आए हुए आप सभी माता बहनों और आप सभी भाइयों का मैं हृदय तल की गहराई से आपके प्रति साधुवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं इस संस्था के प्रति आभारी हूं कि आपने इतने सभ्य और इतने सुसंस्कृत और इतने प्रतिष्ठित लोगों से मिलने और मिलाने का और उन्हें स्वदेश सम्मान देने का हमें गौरव प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं संस्थान। हमारे जहाँ तक इस संस्थान के कई आयाम हैं और मेरा बड़ा ही आत्मीय संबंध भी इस संस्थान से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है। मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूँ, संजोग से सौभाग्य से जो राज श्री राय जो बिटिया है हमारी और हमारे गांव के बहुत खुशी हुई कि हमारे माननीय मंत्री जी भी पहुंच चुके हैं। उनका बहुत बहुत आभार है, अभिनंदन है। श्री प्रदीप राय जी जाने माने सुप्रीम कोर्ट के एक हस्ती है और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं वहाँ के एसोसिएशन के। श्री इंद्रजीत भदवार जी जो वरिष्ठ पत्रकार के रूप में भी हैं और हमारे यहाँ भाई सुनील जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री भी हैं और अभी इन्होंने स्वयं सम्मान पाया है स्वदेश का, तो हम सब लोगों को इसका गर्व है। और जितने भी एपीएन चैनल के सभी हमारे साथी हैं, सभी भाई हैं और सभी मीडिया के भाइयों और बहनों, जहाँ तक आपने जो यह समागम बुलाया है, मुझे खुशी है कि बालाजी फाउंडेशन ने और इस काम को अंजाम देने का जो काम किया है और इतने प्रतिष्ठित लोग जो यहाँ बैठे हुए बहुत समाजसेवी भी हैं, सुसंस्कृत हैं, अपने मैं कह सकता हूँ कि यहाँ उद्योगपति भी हैं, बहुत सारे मेरे जाने माने बहुत लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो मैं सबका बहुत मेरा खुद नसीब है कि खुश नसीब है कि आज का ये समागम स्वदेशी का समागम है। मुझे लग रहा है कि किसी देश को जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बनने में कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सर्वश्रेष्ठ विश्व को में अगर देश को बनना है तो उसमें नैतिकता की बात और कर्तव्य की बात आती है। भारतवर्ष और यहाँ के नागरिक देश को कैसे प्रगतिशील बनाया जा सकता, उस पर चिंतन मनन भी जारी है और देश अपनी स्वतंत्रता के 75वीं हम कह सकते हैं वर्ष के रूप में यह जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, निश्चित रूप में ये हमारे लिए बड़ा ही स्वाभिमान का बात है। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के माध्यम से हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। हमारा भारत आत्मनिर्भर हो, यह जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो यह काम चल रहा है,
निश्चित रूप में हम सब लोगों को गौरवान्वित करता है। मैं आज की संगोष्ठी में इसके पहले वाले सत्र में मुझे आना था और मैं बहुत देर से आके यहाँ बातचीत भी एपीएम के भाइयों से कर रहा था, क्वेश्चन भी थे, पार्लियामेंट चल रहा है और इसलिए आपके बीच मैंने आग्रह किया था कि मुझे दूसरे सत्र में ही रखना और इस सत्र में मैं आया। मुझे लग रहा है कि अभी अभी जो सत्र आपका प्रशासनिक सुधार और विजन, ये अभी 2047 उस पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने प्रस्तुतिकरण और उन्होंने संभाषण में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया है। जहाँ तक अगले 25 साल के लिए सरकारों की क्या एजेंडा होनी चाहिए और जो एजेंडा देश तय करता है उसी एजेंडा के अनुसार हमें भी चलना है। तो निश्चित रूप से इस देश का एक ही एजेंडा है जो मुझे लग रहा है और उस नाम से आपने आज समिट बनाया है, समिट बुलाया है, स्वदेशी और स्वावलंबन, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे बड़ी बात है। और मुझे लग रहा है कि देश का हर प्रबुद्ध जो होगा उसको पर्यावरण और उसके असंतुलन को कैसे हम दूर कर सकते हैं और हर लोगों के साथ मुझे लगता है कि पर्यावरण का संरक्षण, उसका संवर्धन और प्रकृति के बारे में जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व निर्मित यह अदम शरीरा, ये पंच तत्वों से निर्मित शरीर, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, ये पंच तत्वों का हम पूरी तरह से कैसे इनका संरक्षण कर सकते हैं। तो प्रकृति रक्षिति रक्षिता, प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। और मेरा ऐसा विश्वास है कि हम सब लोग यहाँ पर्यावरण से कहीं न कहीं सब लोग पर्यावरण को श्रेष्ठ मानते हैं, प्रकृति को श्रेष्ठ मानते हैं, प्रकृति की पूजा होती है, या ना अपने आप का हम कह सकते हैं कि हमें प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ है, जो हमारा, उसको हम कैसे संरक्षित करके बनाए रखें, ये आवश्यक है। ये ठीक है कि हमारी समृद्धि, जो सुख समृद्धि है, उसमें कैसे वृद्धि हो, औद्योगिक क्रांति कैसे हो, इस पर भी चिंता दुनिया भर के लोग कर रहे हैं और उनके योगदान को भी नहीं नकारा जा सकता, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन औद्योगिक क्रांति आने के समय से अब तक में पूरे विश्व की जनसंख्या 10 गुना की वृद्धि हो गई है। ये हमारे लिए बहुत चुनौती और चिंता का भी विषय है कि हम जनसंख्या को किस प्रकार से नियंत्रित करें। ये हमारे लिए चैलेंज भी है पूरी दुनिया के लिए। और भारत जैसे इतनी बड़ी आबादी का देश, आज हम कह सकते हैं कि हमें भी, जहां सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए कटिबद्ध है, प्रयासरत है, वहीं हमें भी बिना किसी भेदभाव का जनसंख्या को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, इसके लिए हर व्यक्ति का, हर लोगों का व्यक्तिगत रूप से उनकी भी कर्तव्य होती है, उनको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। आज पूरी वसुंधरा में 7 अरब लोगों से ज़्यादा का यहाँ निवास होता है और इतनी बड़ी जनसंख्या को हमें विकास के साथ साथ उन्हें सुख सुविधाएं भी देना है निश्चित रूप से, और इसमें पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है और जलवायु परिवर्तन को भी हमें सम्यक सीमा में बनाए रखना है। जहाँ सुख सुविधा और
और जानते हैं कि किसी भी देश के लिए या पूरे विश्व के लिए, विकसित हो या विकासशील देश हो, सभी देशों के लिए यह कठिन है। और इतनी बड़ी जनसंख्या को पानी, शुद्ध जल पीने के लिए और ऊर्जा की सतत आपूर्ति करते हुए अपनी बायोडायवर्सिटी, जो वन्य जीव प्राणियों को भी हम, फ्लोरा को कैसे हम ठीक रख सकते हैं, फ्लोरा और फौना, उस पर भी हमारा कितना ध्यान जाना चाहिए। इसलिए बायोडायवर्सिटी को ठीक रखना और जलवायु परिवर्तन को यथावत बनाए रखना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इससे मुक्ति पाने के लिए जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पिछले वर्ष ग्लासगो में जो सम्मेलन हुआ, आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर के 176 देश के लोग वहां आए और उस ग्लासगो के सम्मेलन में जो समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन से जो बातें आई है, और आपने यह भी देखा कि हमने पंचनिष्ठा के साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया भर के लोगों को पंचामृत भेंट करने का काम किया। और वह पंचामृत हम सब लोगों के लिए पाथे है, और उस पंचामृत को ही दुनिया भर के लोगों ने स्वीकार भी किया है। और भारत ने कहा है जहाँ तक वैश्विक पर्यावरण को बनाए रखना, ये केवल और केवल भारत की जिम्मेदारी नहीं है। ये ठीक है, हम तो प्रकृति की पूजा करते हैं, वनस्पति की पूजा करते हैं, जीव जंतु को अपनाते हैं, यहाँ तक कि कीटाणु और तमाम, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम तो सबको सुखी हो, सभी निरामय हो, आरोग्य रहे, सभी भद्र हो, और सभी एक कीट कीटाणु से लेकर के और वन्य प्राणी से लेकर के मनुष्य तक और पूरी विश्व तक, वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व को हमने परिवार के रूप में माना है। तो हमारी जिम्मेदारी भारत की जरूर, हमने अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटे। और निश्चित रूप से हमारी जो जिम्मेदारी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि जहां दुनिया भर के लोगों ने जो औद्योगिक क्रांति को बढ़ा करके, और जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उन्होंने पर्यावरण को, जो एक कह सकते हैं संकट में जो पर्यावरण की स्थिति पहुंची है, तो जितना प्रदूषण हम दुनिया भर के लोग फैलाते हैं, उसका 8वां% भी, यानी कि आबादी, पूरी आबादी, जनसंख्या का 17% आबादी भारत का है, 17%। और हम उस 17% की आबादी वाले इतना बड़ा भूभाग देश, हम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और एक संतुलित रूप से हमने, हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से प्रदूषण को हमने कम भी किया है। और दुनिया भर के लोग, जो आज विकसित देश है, आज हम पर दबाव भी देते हैं कि आप अपने इसको कम करो, लेकिन भारत तो सदैव से, और हम कह सकते हैं कि हमारी हिस्सेदारी कम है। जहाँ हम कह सकते हैं कि दुनिया का जो आबादी के हिसाब से अगर 4% वो किस प्रकार से, जो हम कह सकते हैं कि 4% प्रदूषण को जहाँ बढ़ने में उनका योगदान रहा है, वहाँ भारत का केवल हाफ, यानी कि औसतन हम कह सकते हैं कि औसतन 4 टन जहाँ कार्बन का औसतन उत्सर्जन है, वहाँ आधा टन केवल भारत का है, यानी 8वां हिस्सा हमारा। तो भारत सदियों से, और इसलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत भेंट किया, उस पंचामृत में जो उन्होंने कहा कि 2030 तक अपने सभी नॉन फॉसिल एनर्जी जो है, जितने भी इस प्रकार के
उसको हम 500 गीगावाट तक उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। उसी प्रकार से जो भारत का दूसरा 2030 तक हमने यह संकल्प लिया है कि अपनी 50% ऊर्जा जो जरूरतमंद है उसको रिन्यूएबल एनर्जी से, यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा से, चाहे वो पवन ऊर्जा हो, इस प्रकार के ऊर्जा से ही हम उसको प्राप्त करेंगे। और तीसरा 2030 तक कुल प्रोजेक्ट का जो कार्बन इमिशन है, कार्बन का जो उत्सर्जन है, उसको 1 अरब टन कम करेंगे, 1 अरब टन। और चौथी बात जो प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को जो पंचामृत के संकल्प दिलाए हैं, उसमें कहा है कि 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था जो है उसकी कार्बन का जो गहनता है, उसका जो इंटेंसिटी है, उसको 45%, 45% उसको कम करना है। और पांचवा, भारत को 2070 तक, 2070 तक हमारा नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना है, यानी कि कार्बन का उत्सर्जन नेट जीरो। ये जो हमारा लक्ष्य है, ये जो पंचामृत की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और विश्व समुदाय के लिए को यह जो दिया गया आश्वासन है, वो आश्वासन ऐसे नहीं, और उसको पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनके नेतृत्व में देश में अनेक पहल हमने शुरू कर दिए। और हमने पहले जो हमारा लक्ष्य पहले करना था उसको पहले ही 2 साल पहले पूरा भी कर रहे हैं। जहाँ तक अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात है, और प्रदूषण मुक्त जो हमारी योजनाओं के समर्थन में जो वित्त और नीति संबंधी विषय है, उसको हमने शामिल किया है। और साथ ही साथ जो हमारे अभिष्ट लक्ष्य को पाने के लिए केवल एक मंत्रालय ही नहीं, बल्कि एक समावेशी योजना हमने बनाई है। विभिन्न मंत्रालयों के साथ हमारा एक इंटीग्रेटेड, हम कह सकते हैं कि समावेशी योजना को रूप में हमने, सरकार ने काम शुरू कर दिया है, और वह काम हम कर रहे हैं। और जो सतत विकास के लक्ष्यों को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारा वह लक्ष्य है, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान भी शुरू किया, सबसे बड़ा अभियान। प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना भी लागू किया। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। आज विश्व की आधी आबादी शहरों में रहती है लगभग, और एक अनुमान है कि 2050 तक, 2050 तक 2/3 आबादी शहरों में निवास करने लगेगी। शहरीकरण तेजी से आगे बढ़ेगा, और इसके लिए हमने स्मार्ट सिटी परियोजना भी, देश के ऐसे शहरों का 100 स्मार्ट सिटी शहर हमने बना करके, और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम आगे कामयाब हैं। ग्रीन बिल्डिंग्स का भी कंसेप्ट है, और इको फ्रेंडली लेवलिंग, ये अनेक योजनाएं हमारी शुरू की गई हैं जो बेहतर बनाने का, पर्यावरण के दृष्टिकोण से, जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से ये उपयोगी है। और आज जो हमारा महान लक्ष्य, इसको पाने के लिए हम लोगों की जो आवश्यकता होती है, हम सभी स्टेक होल्डर जो अपने स्तर पर कार्य अगर सुचारू और सुनिश्चित रूप से करते रहेंगे, तो हम लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। और इसीलिए ये स्वदेशी संगोष्ठी का जो ये आयोजन आपने किया है, एक गुरुतर काम किया है आपने, और आपने स्वदेशीपन के भाव को इस अमृत महोत्सव के कालखंड में जगाने का काम किया है। 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के रूप में हम लोग मनाने वाले हैं कुछ ही दिनों में, और पूरी निष्ठा के साथ जहां घर घर तिरंगा का सम्मान बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से ये देश महान होगा। घर घर तिरंगा का सम्मान, तभी होगा देश महान। और मेरा विश्वास है कि हम तिरंगे की आन बान और शान को, और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अमृत काल में जब हम प्रवेश करेंगे,
तो आने वाला शताब्दी हमारा कैसा होगा। जब अब शताब्दी मनाएगी यहाँ की जनता, तो वह भारत का स्वरूप कैसा होगा। हमें लगता है 21वीं शताब्दी, जो सब कोई बड़े उत्साह के साथ, गौरव के साथ कहते हैं कि 21वीं शताब्दी भारत का है। कभी स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के उस धर्म संसद में कहा था कि भारत में 21वीं शताब्दी में कोई ऐसा युग पुरुष आएगा जो भारत के भाग्य को बनाने में सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से भारत को आगे बढ़ाएगा। आज वो दिन हम सब लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, 21वीं शताब्दी का भारत, आज दुनिया की ओर भारत देखता था, लेकिन आज दुनिया भारत की ओर देखना शुरू कर दिया है। और 21वीं शताब्दी भारत का है, भारत का हम विश्व गुरु बन करके, और आगे 100 साल जो होगा वो विश्व गुरु बनने का, विकसित भारत के साथ साथ हम विश्व गुरु बनेंगे। आइए हम सभी देश के युवाओं को, देश के तमाम ऐसी नारी शक्ति का सशक्तिकरण करते हुए, देश की तमाम जनता का सहभागिता सुनिश्चित करते हुए हम इस देश को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज अपने संबोधन में अंत में एक छोटी सी कविता, जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ कविता है, मैं कई बार कहता हूँ, पिछले बार भी हमारे यहाँ फंक्शन हुआ था, तो मैंने कहा भारत सरकार जो नील गगन और स्वच्छ पवन, जब हम लोग बचपन में रहते थे तो आकाश और तारा दादी माँ से कहती थी कि, और नील गगन तले के तले ये गीत भी है, तो नील गगन और स्वच्छ पवन ये बनाने की ओर हमारा मंत्रालय अग्रसर है। वहीं हमने सभी नदियों को जल शक्ति मंत्रालय के साथ, और अभी हाल में ही मार्च महीने में हमने गंगा नमामि गंगे के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने सभी पवित्र नदियों को, जो 13 नदियाँ हमारे बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं, गंगा, सिंधुश्च कावेरी, यमुना च सरस्वती, रेवा महानदी गोदा, ब्रह्मपुत्र पुण्यात्मा, तो ऐसी सभी नदियों को जो उसकी धारा को कैसे अविरल बनाना, तो अविरल धारा स्वच्छ किनारा, अविरल धारा स्वच्छ किनारा, ये बात भी हमने, और 49,000 करोड़ रुपये का DPR तैयार करके उस काम को अंजाम देने की तैयारी शुरू हो गई है। ये आप सब लोगों के लिए गौरव की बात है। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। ये पौधे, ये जंगल, ये झीलें, ये समंदर, ये नदियाँ, ये पहाड़ियाँ और ये अंबर, करिए चिंतन मनन इसके अस्तित्व पर, करिए चिंतन मनन इसके अस्तित्व पर, फिर दृष्टि डालिए आधुनिक विकास पर, आधुनिक विकास पर। मुझे खुशी हो रही है कि आज मैंने 2-3 चीज़, सावन का महीना है और इस सावन के पवित्र महीने में हमने समाज के सभी वर्गों के साथ, और प्रतिदिन हमने व्रत लिया है कि एक एक पौधा हम उसको विभिन्न समुदाय के साथ, विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ भी जा रहे हैं उनके साथ पौधे लगाना। और आप जानते हैं कि एक पौधा 10 पुत्र के समान होता है, और इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में भी बहुत पहले कहा गया। तो हम चाहते हैं ये संदेश मुखर हो, मुखरित हो। और मुझे गर्व है कि सावन के महीने में मैंने गंगा के किनारे और संत के साथ 1.25 लाख पेड़ लगाने का जो संकल्प हमने शुरू किया, वो काम काफ़ी गतिमान है। और निश्चित रूप से हमें वृक्ष को, पौधे लगाना और वृक्ष को बचाना, यह भी हमारा ध्यान होना चाहिए। और मुझे आज गर्व है कि 2030 तक, अभी मॉर्निंग में, सुबह में ही हम लोगों ने एग्रो फॉरेस्ट्री की एक कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग किया है, और उसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि जहाँ एग्रो फॉरेस्ट्री को भी हमारी सरकार बल दे रही है,
और उसमें 2030 तक जो है अतिरिक्त वन जो वृक्ष के आवरण के माध्यम से हमने वो शुरू किया और एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पुणे में, महाराष्ट्र में हमारी वहाँ के लोगों से बात हुई और उस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने वो काम शुरू कर दिया है और 2 लाख पेड़ ये लगाए जा चुके हैं सेना के साथ। तो मुझे खुशी है कि इस प्रकार के सारे काम हो रहे हैं और वृक्ष आवरण का जो 2.5 से 3 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन लिंक के निर्माण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, जबकि भारत अभी 1.97 ये हमारा मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। हमें उसे अतिरिक्त कार्बन लिंक के रूप में 2.5 से 3 तक पहुंचाने की आवश्यकता है। तो आज इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देते हुए और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आयोजकों को मैं बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। शतायु की कल्पना जो आपने दी है कि प्रकृति को, नीति को और चित्त को सबको एक साथ जोड़कर हम शतायु होंगे। आपके इस संभाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो मैंने आपको जैसा देखा आपने कि हमने शुरुआत द्रौपदी मुर्मू जी के उस संभाषण से किया था जिसमें उन्होंने आम व्यक्ति की चिंता जाहिर की थी। बस जब ये बिंदु हो तो हमें जरूरी था कि हम उस आम व्यक्ति की चिंता का निरावरण करने वाले मंत्रालय को जरूर बुलाएं और वो है न्याय मंत्री। देश के प्रजातंत्र तभी स्वस्थ और अच्छा रह सकता है जब सभी तक न्याय पहुंचे। और तो हमारे बीच न्याय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हैं। एसपी सिंह बघेल, श्री एसपी सिंह बघेल जी केंद्र सरकार में कानून और न्याय राज्य मंत्री हैं। आप आगरा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप 2017 के चुनाव में टुंडला से विधायक रहे और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद मंत्री रहते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में आप आगरा सीट से सांसद चुने गए। आप यूपी पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। जनता की समस्याओं को हल करने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। मंच पर पधारे केंद्र सरकार में मंत्री और मेरे बड़े भाई श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, राजश्री एपीएन न्यूज संपादक श्री राजश्री जी जो एपीएन न्यूज की संपादक हैं, प्रदीप राय साहब चेयरमैन बालाजी फाउंडेशन, श्री इंद्रजीत बुधवार साहब हमारे दल के और भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म के प्रति बहुत ही जागरूक श्री सुनील देवघर साहब, श्री विनोद जुनेजा जी, सभागार में उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, मेरा सौभाग्य है कि एपीएन न्यूज बालाजी द्वारा आयोजित इस सेमिनार में कुछ विषय न्याय की पहुंच बढ़ाना एक चुनौती, आज़ादी के 75 साल में न्याय की पहुंच बढ़ाने की क्या चुनौतियां हैं, गरीबों को न्याय कैसे सुलभ हो, सरकार और विभाग इस दिशा में क्या कर रहा है, महिलाओं के लिए न्याय की पहुंच बढ़ानी, न्याय मंत्रालय की पहल जिससे न्याय सुगम हो सके और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको कैसे राहत मिले, और अदालतों के नवीनीकरण, कंप्यूटराइजेशन, वर्चुअल हियरिंग, ई कोर्ट्स, स्पेशल पास्को कोर्ट्स आदि पर सरकार क्या काम कर रही है, इस पर मुझे अपनी बात कहने का निर्देश मिला है। भारत के संविधान में जो हमारी प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें अधिकारों की सूची जस्टिस सबसे शुरू होती है। यह दर्शाता है कि संविधान निर्माताओं ने न्याय को हमारे नागरिकों तक
पहुंचाने के लिए कितना महत्व दिया है, ये उसकी प्रीएम्बल अपने आप में बताती है। संविधान का आर्टिकल 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का प्रावधान है। इसी के तहत फ्री लीगल एड शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को मिल सके, इसी आर्टिकल के तहत 1987 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लागू किया गया और वर्ष 1995 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको हम बोलचाल में नालसा कहते हैं, नालसा का गठन हुआ और नालसा की ही तर्ज पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो उसी तर्ज पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी के रूप में हम सालसा डालसा के रूप में हम लोग लीगल सर्विस अथॉरिटीज कार्यरत हैं। देश में 37, मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि 37 सालसा, 676 डालसा जो जिले लेवल पर होती हैं और 2361 तालुका स्तर पर हमारी लीगल सर्विस एड्स काम कर रही हैं। पिछले एक वर्ष में 64 लाख लोगों को इस प्रकार की निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा लीगल सर्विस अथॉरिटीज द्वारा लोक अदालतों का भी आयोजन किया गया। आप सारे प्रबुद्ध लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको पता है कि राष्ट्रीय लोक अदालत होती हैं और राज्य की लोक अदालत होती हैं, साल में 4 बार काम करती हैं। और वो जो कंपाउंडेबल मुकदमे हैं जिनमें समझौते हो सकते हैं, उस पर काम करते हैं। और इन लोक अदालतों का आयोजन शहरों से लेकर गांव तक हम लोग कर रहे हैं। इन लोक अदालतों में लंबित मामले जल्द निपटाए जाते हैं और कई ऐसे मामले जो अभी तक अदालत नहीं पहुंचे हैं, कोर्ट केस बनने से पहले ही रोककर उनका समाधान किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि 2021 में 1.28 बड़ी संख्या है, 1,28,00,000 मामले निपटाए गए हैं। राज्य लोक अदालतों द्वारा भी 2021-22 में 5 लाख मुकदमों का निपटान किया गया। सबको पता है कि कोरोना महामारी एक हमारे लिए समस्या लेकर आई है, लेकिन इस आपदा में भी जनता को न्याय मिलने से वंचित ना रहे, ऐसी सोच में भारत की न्यायपालिका ने वर्चुअल हियरिंग की प्रथा भारत में पहली बार अपनाई गई है। मुझे लगता है कि कोरोना से जनहानि, धनहानि तो बहुत हुई है, लेकिन कुछ आवश्यकताएं आविष्कार की जननी हैं। इस सिद्धांत पर जो वर्चुअल मीटिंग होने लगी हैं, वर्क फ्रॉम होम होने लगा है, समय की बचत होने लगी है, आने जाने का दुनिया भर का समय बचा है और उससे मुझे लगता है कि मुकदमों के निपटान में भी थोड़ा समय बचेगा। तो वर्चुअल हियरिंग की प्रथा भारत में आई और 2020 से लेकर अब तक आपको ये आंकड़े जरूर चौंकाने वाले लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 2,61,000 मामले और जिला और सबऑर्डिनेट न्यायालय में 2,19,00,000। अब कोरोना नहीं आया होता तो वर्चुअल वाला आता, 2-4 साल बाद आता, लेकिन उस समय लोगों को न्याय मिल सके, तुरंत न्याय मिल सके, जल्दी न्याय मिल सके, तो वर्चुअल हियरिंग हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। तो उसके माध्यम से हमने सबऑर्डिनेट लोअर सब कोर्ट्स में 2,19,00,000 मामले वर्चुअल माध्यम से सुने गए हैं। समय के अनुसार अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाकर लीगल सर्विस अथॉरिटीज ने भी ई लोक अदालत भी अब शुरू कर दी गई है। वैसे तो लोक अदालत एक पंचायत से हमने उसको लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कोई जज जा रहे थे, एक पेड़ के नीचे काफ़ी भीड़ थी, तो पता किया क्या हो रहा है, तो पता चला पंचायत हो रही है। तो उन्होंने कहा अगर पंचायत से ये लोग अपने गांव के मुकदमों का निपटान कर सकते हैं तो ऐसी ही हम उसको थोड़ा लीगल जामा पहनाते हुए लोक अदालत की स्थापना करके कर सकते हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि लोक अदालतों के माध्यम से काफ़ी मुकदमों की जो है सुनवाई हो जाती है। तो लोक अदालतों ने भी 47 लाख, जो मैडम राजश्री ने मेरे से सवाल किए थे कि आप क्या कर रहे हैं जल्दी करने के मामले में, द्रौपदी मुर्मू जी ने जो झारखंड के राज्यपाल के रूप में आपकी कॉन्क्लेव में कुछ चिंताएं व्यक्त की थी, संयोग है कि जो चिंता व्यक्त की थी, हमारे महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, वो सेना के भी प्रमुख होते हैं, वो अदालतों के भी प्रमुख होते हैं, वो एजुकेटिव के भी प्रमुख होते हैं। निश्चित तौर से जब उनके संवेदनशील दिल में गरीबों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, शोषितों के पीड़ित प्रति
वंचितों के प्रति, लाचारों के प्रति अगर एक जे महामहिम राज्यपाल के रूप में वो अपनी संवेदनशीलता का परिचय दे रही हैं, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति भवन से जरूर कुछ ना कुछ इस प्रकार के दिशा निर्देश भी मिलेंगे जो उनकी चिंताओं को भी मुक्त कर पाएंगे और गरीबों का एक अंतिम पायदान पर खड़े हुए गरीब व्यक्ति को विधिक अंत्योदय भी मिल सके। क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो अंत्योदय की बात की है कि आखिरी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए, अलग अलग समय में अलग अलग परिभाषाएं लोगों ने की हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि विधिक अंत्योदय भी होना चाहिए। अंत्योदय का मतलब केवल ये नहीं होना चाहिए कि हम अंतिम व्यक्ति को एक आवास दे दें, बिजली दे दें, सिलेंडर दे दें, उसको शौचालय दे दें, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन दे दें, 12 रुपये 330 का उसका बीमा करा दें या आयुष्मान कार्ड के तहत उसका इलाज करा दें। मुझे लगता है कि एक राजनीतिक अंत्योदय भी होना चाहिए, विधिक अंत्योदय भी होना चाहिए। तो एक महिलाएं, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि महिला किसी भी वर्ग की हो, महिला पिछड़ी होती है, क्योंकि 2म दर्जे का भोजन करती है और 2म दर्जे की चिकित्सा भी वो करती है और 2म दर्जे का हर प्रकार का स्टेटस उसका अपने गांव में होता है। तो एक तो महिला, ऊपर से आदिवासी, और अंतिम पायदान पर खड़ी हुई महिला आदिवासी को राष्ट्रपति भवन पहुंचाकर ये भी भारतीय जनता पार्टी ने संदेश दिया है कि केवल लोक कल्याणकारी योजनाओं में ही हम अंत्योदय नहीं करते हैं, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक अंत्योदय द्रौपदी जी को राष्ट्रपति बनाकर नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। और एक जो लुटियन जोन में एक संदेश हमेशा रहता था कि पद्म पुरस्कार, मैं कोई एलीट क्लास के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पद्म पुरस्कार वही महिलाएं जो कैम्ब्रिज में पढ़ी हैं, हार्वर्ड में पढ़ी हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ी हैं, या बहुत बड़े NGO चलाती हैं, या यूनो करके ही अंग्रेजी में अपनी सारी बात को कहती हैं, या बहुत ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड पर्स पहनती हैं, या बर्बरी वाले ही लोग पद्म पुरस्कार पाएंगे, उस मिथ्या को भी प्रधानमंत्री ने तोड़ने का काम किया है। और मुझे लगता है कि आप समझ सकते हैं कि हमारे जो आदिवासी लोग हैं, बल्कि मूल निवासी लोग जो भारत के हैं, जो सदियों से शोषित, पीड़ित, वंचित रहे, जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित रहे हैं, वो भी राष्ट्रपति भवन तक जा सकते हैं। तो ऐसी तमाम करोड़ों महिलाएं जो हीन भावना से ग्रसित रहती थी, जो ये तक कहती थी अरे हमें पर सरपंच का चुनाव क्या लड़ना, हम तो गरीब हैं, हम तो अशिक्षित हैं, हम तो पर्दा प्रथा वाली हैं, उस मिथक को भी नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ने का काम किया है। और मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम कुछ भी उदाहरण दें कि हमने श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना लिया था, हमने मिसेस पाटिल को पहले राष्ट्रपति बना लिया है, या किरण बेदी पहली IPS हो गई थी, या इतने IAS आ रहे हैं, या कल्पना चावला या PT ऊषा के, या मायावती जी, ममता जी, और हम जयललिता जी के उदाहरण दें। ये सब उदाहरण एक पलड़े में रखे जाएं और द्रौपदी मुर्मू को एक पलड़े में रखा जाए, तो मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा व्यवहारिक पक्ष कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो मैं फिर विभाग पे आता हूँ, बीच बीच में अपने अनुभव सुनाऊंगा और बाकी विभाग द्वारा लिखित जैसा मंत्रियों को, क्योंकि स्लिप ऑफ द टंग हुई ना तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी। तो ये मेरा विभाग ऐसा है कि ज़रा भी कुछ इधर उधर हुए तो लक्ष्मण रेखा फिर हो जाती है कि लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दी। तो मैं कोशिश करूँगा कि लक्ष्मण रेखा पार ना करूँ और सीता का हरण ना हो। तो कोशिश करूँगा कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया का जो रोल है हम अपनी सीमाओं में रहें। आप पर भी, मीडिया पर भी एक शेर याद आ रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी का आप भी एक स्तंभ हैं, चारों में मजबूत रहना चाहिए। किसी में भी घुन लग जाएगा तो लोकतंत्र के मंदिर को खतरा हो जाएगा। तो पत्रकारों की तरफ से उनके मालिकों को एक शेर नज़र करता हूँ कि जो ख्वाब थे मेरे जहन में न कह सका न लिख सका, जो जुबां मिली वो कटी हुई, जो कलम मिला वो बिका हुआ। तो मैंने थोड़ी सी आपकी पीड़ा को व्यक्त करने का, और राजनीतिक लोगों की पीड़ा भी जो आपकी तरफ से आपके लिए कहते हैं कि आप 2 शब्द लिखते हैं और उम्र भर गाते हैं, हम पोथियां लिखते हैं एक उम्र दे जाते हैं। तो ननद भाभी वाला रिश्ता है हमारा आपका, रहेंगे भी साथ में भी और लड़ेंगे भी।
तो ये पॉलिटिशियंस का और मीडिया का बिल्कुल ननद भाभी वाला रिश्ता है कि बहुत प्यार भी रहता है, लेकिन लड़ाई झगड़े भी छोटे मोटे हो जाते हैं। हमारी समस्या है कि जो हम आज बोल रहे हैं, हम चाहेंगे कल ये 5 कॉलम में आए, मेरी फ़ोटो के साथ आए। आपकी समस्या है कि आपको पेज में स्पेस की प्रॉब्लम होती है। आपकी समस्या, हमारी समस्या है कि 30-40 त्यौहार आते हैं, 10-12 नेताओं की जन्मतिथि और पुण्यतिथि आती हैं, तो कैसे विज्ञापन दिया जाए। आपकी समस्या है कि अखबार कैसे चलेगा, चैनल कैसे चलेगी अगर विज्ञापन ना दिया जाए। तो मैं फिर लौटता हूं कि हमारे विभाग ने टेली लॉ एक स्कीम लागू की है, भारत सरकार की योजना है, जिसके द्वारा समाज के गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित जनता मुफ्त में न्यायिक सलाह पा सके। सही समय पर सही अधिवक्ता द्वारा सही सलाह किसी भी गरीब व्यक्ति की बड़ी मददगार हो सकती है। टेली लॉ द्वारा अब तक 21 लाख से ऊपर सलाह दी गई है। लेकिन मैं फिर अभी व्यवहारिक पक्ष पर आऊँगा, लेकिन जो आजकल है, मुझे नहीं लगता कोई गरीब व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट आ पाएगा, क्योंकि वो जो उसका मुकदमे की वो जो सिनॉप्सिस बनेगी, उसमें भी उसके खेत बिक जाएंगे। और अगर वरिष्ठ वकील साहब ने अपने जीवन के बहुमूल्य 10 मिनट भी उनको दे दिए, तो लगता है मकान भी बिक जाएगा। तो अब जो भी उसके साथ हो रहा है, बस न्याय के देवता शनि महाराज उसकी मदद कर दें तो मदद कर दें, वरना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सजा पाके ज़्यादा से ज़्यादा वो हाई कोर्ट तक पहुंच पाएगा, और हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उसका आना बहुत कठिन है। मुझे लगता है कि भेड़ का मुकदमा लड़ने के लिए आप आएंगे तो आपको अपनी भैंसें बेचनी पड़ेंगी। तो आदमी सोचता है कि भैंस ना बेचे और भेड़ों तक ही मामला शांत हो जाए तो ठीक है। तो भारत सरकार की एक दूसरी योजना भी है, प्रो बोनो स्कीम। इस योजना में जो हमारे पंजीकृत अधिवक्ता हैं, वो गरीब लोगों की निःशुल्क और विधिक सहायता प्रदान करते हैं। हमारा देश आज विज्ञान भवन में हमें एक बात माइंड सेट करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो पीपल के पेड़ के नीचे बातें करता हूँ, तो भारत होता है और यहाँ इंडिया होता है। और इस देश की बड़ी परेशानी है कि 70 साल से भारत सरकार चुनता था और इंडिया सरकार चलाता था। पिछले 8 साल से हो रहा है कि भारत सरकार चुन रहा है और भारत ही सरकार चला रहा है। तो भारत सरकार चुन रहा है और भारत सरकार चला रहा है, तो माइंड सेट थोड़ा सा करके जाइएगा कि इस देश में मैं बहुत आंकड़ेबाज नेता नहीं हूँ, मुझे आंकड़े सत्य होते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी चिढ़ है, उबाऊ भाषण होता है। लेकिन इस फैक्ट को देवधर जी क्या कोई झुटला सकता है कि इस देश की 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल लेने के लिए 45 डिग्री टेम्परेचर में लाइन में लग रहा है, ना मिलने पर हम लोगों से शिकायत कर रहा है। क्या 80 करोड़ छोटी है? मैं देख रहा हूँ एक आज मेरी निगाह एलबी के पर्स पर पड़ रही है, तो आपका जितने का पर्स है इतने में कम से कम 10 शौचालय बनेंगे, क्योंकि हमारा जो शौचालय है वो 12,000 की कीमत का है और ये एलबी के पर्स लाख रुपए के आसपास के आते हैं। तो तय करो कि 80 करोड़ लोगों के बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। जितने में एक वॉश बेसिन, किसी पैसे वाले आदमी के घर में एक वॉश बेसिन जिसमें पानी ही निकलता है, दूध नहीं निकलता है, बियर नहीं निकलती है, और मैं ये भी देखता हूँ कि गर्म पानी भी नहीं निकलता है, और ये भी देखता हूँ कि उसमें से ऊपर से पानी नहीं आता, तो अक्सर मग्गे से हाथ धुलाए जाते हैं। एरा वाला लगभग 1.25 लाख का आता है। इतने में हम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास देते हैं, और प्रधानमंत्री ग्रामीण, क्योंकि मैं यहाँ आत्म प्रशंसा के लिए नहीं खड़ा हूँ, लेकिन मैं अपने 6 कार्यकाल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के मैं केवल 44 रात दिल्ली में रुका हूँ। और इस 44 दिन का इतिहास है कि मंत्री बनने के बाद 15 अगस्त तक आपने मुझे जाने नहीं दिया था। मैं रोज़ जाता हूँ, आज भी जाऊँगा और फिर आऊँगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन, कोई बर्थडे, मैरिज, एनिवर्सरी ना छोड़ूं। और ये भी कोशिश करता हूँ कि कार्यकर्ता है तो उसकी भैंस के बनने पे भी जानता हूँ। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ज़मीन की बातें मुझे पता हैं। तो उसी के तहत मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब
1,20,000 1,50,000 कर दिया का आवास बनता है। मैं अभी 4-5 दिन पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था, तो ऐसे ही गांव में जा रहा था, अचानक एक महिला दौड़ के आई, भैया रुको रुको। मैंने कहा नहीं, मुझे आगे मीटिंग है। नहीं रुको। और घर में भागी, घर में घी नहीं था तो सरसों के तेल में रुई भिगा करके उसने दीपक जलाया और आरती की। मुझे बड़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि मैं इस लायक नहीं समझता हूँ कि मेरी। इसके बाद फिर उसको मीठा कुछ घर में नहीं मिला, तो 3-4 बतासे मेरे मुंह में ज़बरदस्ती ठूस दिए। मैंने कहा इतनी खुश क्यों हो? तो उसने कहा मेरे को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिला है। मैं झोपड़ी के आधे पोर्शन में भैंस बांध के रखती थी और आधे पोर्शन में खुद सोती थी। रात में कपड़े भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब भले ये 1.5 लाख का मकान हो, लेकिन मेरी अपनी छत है और इस बारिश का एक बूंद पानी मेरे ऊपर नहीं आता है। नहीं तो बारिश में पानी आता था और थाली नीचे रखी जाती थी, जिससे पूरा फर्श गीला ना हो जाए। और हम अक्टूबर-नवंबर में भैंस को बाहर रखते हैं, दिसंबर में नवंबर में उसके ऊपर बोरे की झूल डालते हैं, और जब जनवरी की कड़ाकेदार सर्दी आती है तो उसी कमरे के आधे पोर्शन में भैंस बांधी जाती है और आधे पोर्शन में चारपाई रहती है। और रात में जब भैंस पेशाब करते हुए पूँछ हिलाती है तो मेरे मुंह पर भी कई बार गिरा है। और जिस इथेन मीथेन से आप लोग बहुत चिढ़ते हैं, ऐसे हमने बचपन में बहुत ज़्यादा गोबर की स्मेल को सूंघने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि अब जानवर का अलग है और इंसान का कमरा अलग है, और वो एक इज्जत घर है। मैं विषय पे भी आऊँगा और विषय से भी भटकूँगा, क्योंकि विषय से इसलिए भटकूँगा कि 80 करोड़ लोगों की बात करनी बहुत ज़रूरी है। उसमें आपके सामाजिक दायित्व का निर्वहन के लिए भी मैं आपसे अपील करना चाहूँगा। मैं पुलिस में रहा हूँ, अगर 100 FIR बलात्कार की आती थी कि हमारी पत्नी या बहन या भाभी जो भी है शौच करते हुए गन्ने गई थी, उस समय बदमाशों ने बलात्कार किया। क्योंकि हमारी महिलाएं कब शौच के लिए जाती थीं? सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद, मीन्स जब अंधेरा हो। तो इस अंधेरे का फ़ायदा बदमाशों ने भी उठाया है। जब से ये इज्जत घर आपने देवधर जी बनाया है, आप रिकॉर्ड की बात है कि शौच जाते हुए बलात्कारों की संख्या कम हो गई है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो मैं आपसे यही अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि ये 80 करोड़ लोग हैं, हमारी कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR है, लेकिन हमारी भी तो पब्लिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो थोड़ी होनी चाहिए। भगवान ने अगर हमें इतना सक्षम बना दिया है तो मुझे लगता है कि छोटी मोटी सहायता हमें भी करनी चाहिए। ये भी मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूँ। गिव मी अ फिश एंड आई ईट फॉर ए डे, टीच मी टू फिश एंड आई ईट फॉर ए लाइफ। तो मत दो। मुझे लगता है कि आप किसी निर्बल वर्ग के बच्चों को पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा पैदा करने के लिए अपने जीवन का अगर 10-15 मिनट समय रोज़ किसी नए बच्चे को दे देंगे और उसको पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा पैदा करा देंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक हम बड़ा काम करने में सफल होंगे। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी, हम अपने पेट्स पर बहुत ज़्यादा आजकल, मैं आई एम आल्सो पेट लवर, लेकिन मुझे लगता है कि पेडिग्री का जितना खर्च है उससे कम खर्च किसी बच्चे का भोजन का है। तो एक यही समझ लें हम कि हमने मानव के बच्चे को भी लेने का काम किया। अगर तो मैं फिर अपने विषय पर आता हूं कि 80,000 लोग मुफ्त का भोजन ले रहे हैं। अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी है कि गरीबों की न्यायिक मदद करें, और इस योजना के तहत जो हमारी ये प्रो बोनो स्कीम है, 4,354 लोगों की हम लोग सहायता कर चुके हैं। एक टॉपिक आपने मैडम मेरे को दिया था कि कैदियों के लिए क्या सुविधा सरकार के दिमाग में है। मैं अपना भी अनुभव बताऊंगा और सरकार की भी जो कुछ योजना बताऊंगा। भारत की जेलों में कई कैदी ऐसे बंद हैं जिनकी अभी चार्जशीट ही सबमिट नहीं हुई है। CRPC कहती है कि 90 दिन में जानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि फिर जुडिशरी मॉनिटरिंग नहीं करती है, कि बार बार जुडिशरी उनको रिमांड दे रहे हैं लेकिन चार्जशीट भी अभी तक नहीं आई है। तो कोशिश कर रहे हैं कि उनका एक गृह मंत्रालय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार करने की कोशिश कर रही है, और आज बहुत जिम्मेदार लोग हैं। मैं अपनी तरफ से भी आपको एक निमंत्रण देने के लिए आया हूं कि इंडियन पिनल कोड जो 1860 का है और CRPC है जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है, ब्रिटानिया हुकूमत ने अपने लिए हमारे ऊपर लागू किए थे। उसमें एक बड़ा परिवर्तन माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री करना चाहते हैं। तो कुछ लॉ के स्टूडेंट भी यहाँ पर बैठे होंगे निश्चित तौर से, कुछ वरिष्ठ वकील भी बैठे होंगे, रिटायर्ड जजेस भी होंगे। मैं आप सबको निवेदन करता हूँ कि आपकी दृष्टिकोण में जो आप सुधार चाहते हों तो वो आप अगर हमारे विभाग को या गृह विभाग को लिख के देंगे तो मुझे लगता है कि सब लोगों के विचार से
जो कोई चीज़ निकल के आएगी वो निश्चित तौर से देश के लिए फ़ायदेमंद होगी। उम्मीद है कि जेल रिफॉर्म्स भी हम लोग लागू कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ नियमित रूप से हम जेलों का दौरा कर रहे हैं, और जब आप महसूस कर सकते हैं तो आप नालसा के जो चेयरमैन हैं आप उसको चिट्ठी भी लिख सकते हैं कि इस जेल का विजिट नहीं हुआ है, इस जेल में ये परेशानियां हो रही हैं, ये कैदी हैं। आप हर चीज़ के लिए रिट नहीं होनी चाहिए, कुछ अगर पत्र भी लिख दिए जाएं, फ़ोन पे भी बात बता दी जाए, तो मैं समझता हूं कि रिट से तो मामला थोड़ा लंबित होता है, लेकिन कुछ फ़ोन वोन आप कर दें, मिलकर भी बात करेंगे तो इस समस्या को हम लोग सुलझाएंगे। मुझे बताते हुए खुशी है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा छोटे गांव और कस्बों में लीगल सर्विस क्लिनिक का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पैरा लीगल वॉलंटियर की सहायता से लोगों को विधिक सलाह और न्यायिक मदद दे रहे हैं। भारत में 1182 जेलों में लीगल सर्विस क्लिनिक कार्यरत हैं। पैनल लॉयर्स और पैरा लीगल वॉलंटियर्स इन क्लिनिक में सहायता प्रदान करते हैं। कुछ कैदियों को भी इस कार्य में उनको थोड़ा विधिक जानकारी देकर उनकी भी सहायता हम लोग ले रहे हैं, और 21-22 में लगभग 2.18 लाख लोग, एक बड़ी संख्या है, इस सुविधा से लाभान्वित हुए हैं। अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी भी एक गठित की गई है, जो तिमाही बैठक कर जेलों में बंद कैदियों की समीक्षा करती है और उनकी रिहाई के लिए काम करती है। 21-22 में 17,622 कैदियों को इस प्रकार से रिहा भी किए गए हैं। तो केवल ये सैद्धांतिक रूप से ये योजना ही नहीं है, बल्कि 17,000 एक बड़ी संख्या है जो कैदी रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशन से जो बाहर किए गए हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी इसी विज्ञान भवन में सीएम और सीजे एक मीटिंग हुई थी, जिसमें चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस और चीफ जस्टिस थे। एक जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी सीजीआई की तरफ से प्रस्ताव आया था। चूंकि फेडरल सिस्टम है तो दोपहर की मीटिंग में हम लोगों ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने इस पक्ष को रखा। चूँकि सारे मुख्यमंत्री एक दल के नहीं होते हैं, केंद्र में कोई सरकार होती है, राज्यों में कोई सरकार होती है, मतभेद हुए होते हैं और आजकल तो मनभेद होने लगे हैं, इसलिए बहुत सी चीज़ें अटकी पड़ी हैं, लेकिन उस दिशा में सरकार काम कर रही है। 93-94 से जितना विभिन्न सरकारों ने पैसा दिया है, उतना मोदी सरकार ने उससे ज़्यादा 65% अकेला दिया है। तो 21 वर्षों में 93-94 से 13-14 तक 3,444 करोड़ रुपए हम लोगों ने, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक सवाल था, आपकी जिज्ञासा थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 3,400 करोड़ रुपए दिए गए। और अभी तक हम लोग, और मोदी सरकार में अकेले केवल 8 साल में 5,565 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिलीज हुए, ये 62% हमारा है। और न्याय विभाग एक और महत्वपूर्ण योजना ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान का अंग है। वर्ष 2007 में भारत की न्यायपालिकाओं में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट लागू किया है। तकनीकी मदद से एक्सेस टू जस्टिस को बढ़ावा देना इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। इसके पहले चरण में 14,000 कोर्ट को कंप्यूटराइज किया गया है। दूसरे चरण में 2015 में शुरू हुआ, इसमें हमने रकम छोटी मोटी नहीं दी है, 18,735 सबऑर्डिनेट कोर्ट का कंप्यूटराइजेशन किया गया। और इस प्रोजेक्ट के तीसरी चरण में विजन डॉक्यूमेंट हम लोग बना चुके हैं। प्रधानमंत्री का जो डिजिटल इंडिया का ख्वाब है, उसको हमारा विभाग भी पूरा करने की कोशिश कर रहा है। महिला सशक्तिकरण बहुत समसामयिक विषय है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी का नारा है। मैं थोड़ा उसमें आगे बढ़ाना चाहता हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बुढ़ापा बचाओ। मैं एक बात की एफिडेविट पर, मुझे लगता है मुझे बुढ़ापा बचाओ डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ताली बज गई हैं, लेकिन मैं एफिडेविट पर लिख के दे सकता हूं कि अगर आपके घर में एक बेटी है तो मैं गांव में तो कहता हूं कीड़े नहीं पड़ेंगे और शहर में कहता हूं कि बैट शोर नहीं होंगे। गारंटी लेता हूं, क्योंकि एक बेटी को अगर एक बहू को फ़ोन आता है, माफ़ करना सब पर लागू नहीं होता है, कोई मानहानि ना कर देना, लेकिन बहू को फ़ोन आता है कि फादर इन लॉ बीमार हैं, तो अक्सर घरों में मैंने ये सुना है कि मेरे नर्सरी के बच्चे की तिमाही परीक्षा है, इसलिए इतवार को आऊँगी। और जैसे ही बेटी को फ़ोन आता है पिताजी बीमार हैं, तो वो हस्बैंड से कहती है भाई गाड़ी लाओ, वो कहता है नहीं आज तो वर्कशॉप में, टैक्सी लाओ, अरे फिर चलेंगे ना इतवार को, तुम इतवार को आते रहना, मैं जा रही हूँ। फिर दोनों में बहस होती है, तलाक की नौबत आती है, तो एट द कॉस्ट ऑफ डिवोर्स एक बेटी अपने पिताजी से मिलने के लिए जाती है। इसलिए
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बुढ़ापा बचाओ, और 2022 में तो एक भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। 9 दुर्गों में 9 दिन तक ग्रामीण महिलाएं 9 दुर्गों में ग्रामीण महिलाएं कई बार लौंग और बतासे पर व्रत रखती हैं और 10वें दिन अल्ट्रासाउंड कराने जाती हैं। मैं थोड़ी स्पष्ट बात कहने के लिए देश की राजनीति में जाना जाता हूं, और यहाँ तो बहुत ऐसे मंच पर खड़ा हूं कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन ना हो जाए, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ कई बार कैरियर ब्रेकिंग भी हो जाती है। तो फिर भी मैं अपनी बात को कहने का प्रयास करूँगा। कई मामलों में महिलाएं की बहुत दुश्मन है, एंड चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। याद रखना, 80 करोड़ लोग, हमेशा दिमाग में रखना, ये देश गांव का, देहात का, किसान का, खेत का, खलिहान का है। लुटियन जोन में मेरी मजाक बहुत उड़ती है, किस ज़माने की बात कर रहे हो? अरे 12,000 का शौचालय लेने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, 1,50,000 का मकान की बात कर रहा हूँ, 5 किलो गेहूँ चावल मुफ्त में लेने वालों की लाइन में लगने वालों की बात कर रहा हूँ। और वो मैं बात कर रहा हूँ कि लड़के को देहात में, आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ अगर आपके यहाँ लागू नहीं होता है, लड़के को दूध का गिलास बड़ा वाला, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ, लड़की को गिलास छोटा वाला, लड़के के दूध में मलाई आ रही है तो आने दो, लड़की में आ रही है तो रोक दो। हो रहा है या नहीं हो रहा? मैं भी बहुत कार्यकाल हो गया, अब तो मेरे 3 सदन कर चुका हूँ। अपने लड़कों की मार्कशीटों को लेकर के भीड़ होती है, इसे कहीं चिपकवा दो। शायद ही कोई अपनी लड़की की मार्कशीट को लेकर के आया हो कि इसकी कहीं नौकरी लगवा दो। जब कोई एडमिशन के लिए आता है सेंट्रल स्कूल में तो लड़कों के लिए, हम पे भी कूपन होता है, बहुत कम लड़कियों के लिए। प्राइवेट स्कूल में जब आते हैं तो पीटर्स फेटिक, चार्ल्स जॉर्जी, जीडी गोयनका डीपीएस में लड़कों के लिए आते हैं। मैं कहता हूँ लड़की का एडमिशन कराते हैं तो कहते हैं खर्चा नहीं उठा पाएंगे, तो मैं कहता हूँ प्रायोरिटी बदलते हैं कि लड़की को पीटर्स में करा देते हैं और लड़के को चुंगी स्कूल में करा देते हैं, तो दांत निकालने लगते हैं तुरंत। तो जो लोग अपने चूल्हे में अपने बच्चों को सामाजिक न्याय नहीं देते हैं, वो भारत में न्याय देने वाले प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं। ये बात अच्छी नहीं होती है। तो जब बहू विदा होकर के आती है तो बर्तनों को अपने हाथों पर, मुझे नहीं लगता है कि ससुर, देवर और जेठ तोलते हैं, ये सास, जेठानियाँ और नंदें तोलती हैं। जेवर को ऐसे उठा करके हम लोग नहीं देखते हैं, वही लोग ज़्यादातर देखते हैं। एक 7 साल की लड़की और 10 साल का लड़का दोनों स्कूल जाते हैं, दोनों 40 डिग्री टेम्परेचर में 3 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं। मैंने नहीं देखा आज तक अपने घर में भी और अपने गांव में कि किसी माँ ने यह कहा हो जा बहन के लिए पानी लिया, जबकि लड़की की उम्र में 7 साल बता रहा हूँ, लड़के की 10 साल बता रहा हूँ। जब भी कहा जाता है यही कहा जाता है कि भाई के लिए पानी लेके आया। और दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा, 100 नंबर हमारे यहाँ था तो उसके डीजी से मैंने एक दिन कहा कि मुझे बड़ी जिज्ञासा है, जरा आंकड़े ये बताओ कि 100 नंबर को कितनी महिलाओं ने डायल इस बात पे किया है कि मेरे ससुर या मेरे पति या मेरी सास अल्ट्रासाउंड करने पर या भ्रूण हत्या करने के लिए दबाव डाल रही हैं। तो उसने कहा कि आज तक एक भी फ़ोन नहीं मिला है। कौन से फ़ोन मिलते हैं? गोबर के झगड़े, पनारे के झगड़े, ये झगड़े, लड़ाई झगड़े, मारपीट आते हैं। तो मैं कहता हूं कि 3 साल का बच्चा अगर मचल जाए तो आप उसे गोद नहीं ले सकते हो। एक गर्भवती महिला को जबरदस्ती कोई क्लिनिक तक ले जाकर अल्ट्रासाउंड नहीं करा सकता है। और उन लोगों को मेरी तरफ से बताइएगा, आप ऐसे सब लोग बैठे हैं, सबके घर में ड्राइवर होंगे, मेड्स होंगे, इसलिए आप मेरी बात को वहाँ तक ये पहुँचाएं, किसी गर्भ के बच्चे का भविष्य कोई कैसे तय कर सकता है? यहाँ बहुत एलीट क्लास बैठी है, फिर भी मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनके लड़कों का नाम बताइए। दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लड़कों का नाम बताइए। तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के लड़कों का नाम बताइए। सुनील जी, बड़ी मज़ेदार बातें हो रही हैं आज। जो विज्ञान भवन एक बता देता है तो उससे सब नहीं होता है। और चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी साहब के, फखरुद्दीन साहब के नहीं बता पा रहे हैं ना। तो फिर अब मैं एक नाम पूछना चाहता हूं कि इस देश में एक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुए थे, जरा उनकी एक लड़की थी, उस लड़की का नाम बताओ। नेहरू की लड़की भी नहीं पता है, फिर तो भगवान ही मालिक है। अगर इंदिरा गांधी की आवाज़ आ रही है तो उनकी माँ कमला नेहरू ने ये जानते हुए कि मेरे गर्भ में एक लड़की पैदा होने जा रही है जो नेहरू की विरासत को शायद ना संभाल पाए तो लड़का चाहिए, अगर उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या करा दी होती तो देश और दुनिया एक बड़े नेता से वंचित रहता। और मैं तो फिर भी
साधारण घर में पैदा हुआ, 6 कार्यकाल पूरे कर लिया हूँ। हो सकता है कि इंदिरा गांधी के नाती अगर राहुल गांधी ना ही होते तो शायद इस मुकाम तक वो राजनीति में नहीं आ पाए होते। तो फिर मैं बाकी उदाहरण देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर इंदिरा गांधी का भविष्य उनकी माँ ने अगर ये लड़की समझ के अबॉर्शन करा दिया होता तो देश और दुनिया एक ग्लोबल लीडर से भी वंचित रहता। हमारे उनसे मतभेद हैं, लेकिन हमारे उनसे मनभेद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये बातें 21वीं शताब्दी के 2022 में बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट हम लोग खोल रहे हैं, मैं इधर भी आता हूँ फिर इधर भी चला जाता हूँ। 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गए हैं, 728 विशेष अदालतें हो गई हैं जिनमें मुकदमों की सुनवाई जल्दी से हो रही है। लेकिन बस एक बात कह के मैं बात समाप्त कर रहा हूँ। मुझे पर्ची ये नहीं दी गई है कि आपका लंबा भाषण है, पर्ची ये दी गई है लोकसभा 2:30 बजे बैठेगी। खैर, मैं 5 मिनट अपने मन की बात करूँगा, और वो मन की बात यह है कि आगे बढ़ने का तरीका गुड क्वालिटी एजुकेशन के अलावा कोई दूसरा नहीं है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने शिक्षित बनो कहा था जब हम 8 साल के बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते थे। लेकिन मैं कहूँगा आप क्वालिटी एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तारीख की नज़रों ने ये मंजर भी देखा है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। वो एक गलती हुई है, लुटियन जोन में एक गलती हुई कि जब देश आज़ाद हुआ था, आपका शायद 1 नेशन 1 कई चीज़ें चल रही हैं। जब नरेंद्र मोदी जी 1 नेशन 1 ग्रिड कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी 1 नेशन 1 टैक्सेशन कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी 1 नेशन 1 राशन कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो देश आज़ाद हुआ था तो 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं हुई? मुझे नहीं पता कौन शिक्षा मंत्री थे, क्या थे, लेकिन उस समय के शुरू के सभी नेता लगभग कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से 12 करके आते थे। शिक्षा का महत्व उनको पता था। और उस समय 95% गांव था, 5% शहर था, या 90 मान लो, तो उनको सोचना चाहिए था। आप 2 गलतियां यहां से दिल्ली से की गई। एक, समान शिक्षा नहीं रखी गई। अगर समान शिक्षा हो जाती, राजेंद्र प्रसाद जी का नाती और राष्ट्रपति भवन के चपरासी का लड़का, दिल्ली के कमिश्नर का लड़का और दिल्ली के सिपाही का लड़का, दिल्ली के पूंजीपति का लड़का और भिखारी का लड़का और मंत्री का लड़का और संतरी का लड़का एक कमरे के नीचे एक ही सिलेबस, एक एजुकेशन पढ़ रहे होते, तो हमारे गांव देहात में भी बहुत बच्चे IAS IPS हो चुके होते या उनके बाप होते। दूसरी गलती ये अगर दुर्भाग्य से हमारे देश में एजुकेशन के 4 सिस्टम हो गए। देहरादून का दून स्कूल, अजमेर का मेयो कॉलेज, ग्वालियर का सिंधिया, नैनीताल का शेरवुड पहला स्टैंडर्ड, पीटर्स फेटिक चौल जॉर्जी GD गोयनका DPS दूसरा स्टैंडर्ड, फिर अंग्रेजी नाम रख करके अधकचरी अंग्रेजी पढ़ाने वालों का तीसरा स्टैंडर्ड, फिर चौथा आप समझ ही सकते हो, मंत्री ग्रुप में नहीं कह सकता। तो चौथे प्रकार के विद्यालय में जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे वो पहले प्रकार के बच्चों से कंपटीशन में नहीं आ पाएंगे। एक गलती और ये कर दी कि हम उत्तर भारत के लोगों को, मुझे साउथ का नहीं पता, उत्तर भारत के लोगों को कक्षा 6 में अंग्रेजी पढ़ाई। जब हमारी उम्र 11 साल हो गई थी तो हमारी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से मुलाकात करवाई। वही इंडिया के लोग 4 साल में अंग्रेजी पढ़ रहे थे, हम देहातियों को अंग्रेजी। या लॉर्ड मैकाले को भगाया था तो सिलेबस से अंग्रेजी को बाहर कर देते, तो मजाक थोड़े उड़ती। आज रूस है, जापान है, चाइना है या कोरिया है, ये देश बिना, फ्रांस है, बिना एक शब्द अंग्रेजी का बोले हुए आगे जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ मैकाले चला गया लेकिन उसकी एजुकेशन सिस्टम रह गया। सोशलिस्ट लोगों ने केवल, लोहिया का एक नारा था, अंग्रेजी में काम ना होगा फिर से देश गुलाम ना होगा, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछले पा में 100 में 60, बड़े लोगों की क्या पहचान, गिटपिट अंग्रेजी टाई निशान। तो नारे से काम नहीं चलता है, सिलेबस से बाहर करनी चाहिए या दुगनी गति से अपनाना चाहिए। और पहला बैच जब IAS का निकला तो उसमें अंग्रेजी का पेपर अनिवार्य था, तो हम 80% गांव के लोग उस पेपर को कैसे क्वालिफाई कर सकते थे। दूसरा, उत्तर भारत में जनरल नॉलेज को सिलेबस में कभी शामिल नहीं किया गया। और जो पहला कोई भी बैच निकला होगा, चाहे वो PCS का निकला होगा, उसमें GK अनिवार्य थी। तो मैंने जब BSc कर ली तो सोचा चलो नौकरी करते हैं, एक फॉर्म लेके आया, उसमें लिखा GK अनिवार्य है और जनरल अंग्रेजी अनिवार्य है, बाकी आपके ऐच्छिक विषय हैं। जनरल नॉलेज से कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं थी। तो मैं खन्ना वर्मा की उपकार प्रकाशन की एक GK की किताब लाया। एब्रीविएशन से शुरू होती है, एब्रीविएशन अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं। तो ऑक्सिलरी एयर फोर्स से मैंने अपनी GK शुरू करी। एक हाथ में PCS का फॉर्म है, दूसरे हाथ में खन्ना वर्मा की किताब है जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ। 2 महीने बाद एग्जाम है। नदी कौन सी लंबी है, पहाड़ कौन सा ऊंचा है, देश की मुद्रा क्या है, देश की राजधानियाँ क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। और मेरा कंपटीशन ये दिल्ली वालों से,
जिनके घर में प्रतियोगिता दर्पण, प्रगति मंजूषा, कंपटीशन मास्टर, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, द हिंदू अखबार पढ़ते हैं, टेलीविजन की न्यूज़ पढ़ते हैं, मम्मी पापा अंग्रेजी बोलते हैं। अब बताओ कैसे सिलेक्शन होता? हालांकि दुख नहीं है, सिलेक्शन हो भी जाता तो देश के कैबिनेट सेक्रेटरी की तरह एमपी बनने का प्रयास करता, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वीके सिंह की तरह एमपी बनता, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रंगनाथ मिश्रा और गोगोई की तरह एमपी बनने आता, क्रिकेट खेलता तो सचिन के बाद सचिन के रूप में फिर एमपी बनने आता, फिल्मों में जाता तो अमिताभ बच्चन की तरह फिर यहाँ पर आता, पैसे वाला बनता तो बिरला की तरह फिर एमपी बनने आता, पत्रकार बनता तो फिर कुलदीप नैयर की तरह एमपी बनता, अखबार का मालिक होता तो शोभना भरतिया की तरह एमपी होता, तो सीधे सीधे एमपी बन गया। लेकिन हुआ तो गलत था ना, एजुकेशन सिस्टम की वजह से हुआ गलत था। तो एक ये है, गांव में पढ़ाई का वातावरण नहीं है, अपने लोगों से कहें शहर में आए, 50 गज का प्लॉट लें, अच्छी स्कूल लेंगे, पढ़ाएं। 5 साल का बच्चा, अजीब सी बात विज्ञान भवन में आज कर रहा हूँ, 5 साल का बच्चा जब हो जाए तो उसको गणित और अंग्रेजी की ट्यूशन लगाइएगा। अगर हमारे देहात में गणित 1000 में और ट्यूटर 1000 का अंग्रेजी का मिल जाता है, 2000 रुपये महीने, साल में 24,000, 12 साल में 2,88,000, 3 लाख रुपए खर्च करके अगर गणित ठीक कर दिया तो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, गणित अच्छा है तो फिजिक्स अच्छी है, तो ऐसे बच्चे आईआईटी करेंगे, नहीं तो फिर गधे आईटीआई करेंगे। अंग्रेजी का मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी शकल ठीक हो, टाई वाई लगा लो, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलो तो 50,000 अंग्रेजी बोलने की नौकरी लगती है। मैं जब हिंदी में सिफारिश करता हूं तो अधिकारी थोड़ा कम सुनते हैं, जब अंग्रेजी में करता हूं तो थोड़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। लोकसभा में हिंदी में बोलो तो कम विद्वान माने जाते हैं, अंग्रेजी में बोलो मैटर वही है तो ज़्यादा विद्वान माने जाते हैं। तो मुझे लगा अब गडकरी साहब आ रहे हैं, हमारे शेष बुद्धे जी आ चुके हैं, मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि गुड क्वालिटी एजुकेशन लोगों से बात करिएगा, क्योंकि खेती लगभग घाटे की होती है। अगर खाद, बिजली, पानी, डीएपी, यूरिया, कीटनाशक जोड़ लें तो खेती घाटे की होती है। हालांकि प्रधानमंत्री आय दोगुनी करने की काफ़ी काम कर रहे हैं, अपने काम करने के भी मजदूरी लगा लें। तो विकल्प लेके आया हूं कि अच्छी शिक्षा और अगर ई कार्ड श्रमिक बना लें लोग, कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा नियम है, श्रम करे वो श्रमिक। सरकार कहती है जिसका रजिस्ट्रेशन वो श्रमिक, रजिस्ट्रेशन करा लो, इसमें कोई रिजर्वेशन का भी चक्कर नहीं है। 100 दिन काम करना चाहिए। मजदूर कौन होते हैं? पहले मैं सोचता था आगरा के एमपी फैक्ट्री में काम करने वाले, नहीं, सड़क बनाने वाले सारे मजदूर, मिट्टी का काम करने वाले सारे मजदूर, ईंट पाथने वाले सारे मजदूर, मनरेगा के सारे मजदूर, लकड़ी का काम, वार्निश करने वाले, झाड़ू लगाने वाले सब मजदूर हैं। कृपया अपने सबऑर्डिनेट, आप जो अधीनस्थ हैं उनका रजिस्ट्रेशन करा दें। ऐसे बच्चे अगर कक्षा 1 से 5 में पढ़ेंगे तो 100 रुपये महीने डीबीटी, मिडिल में 150, हाई स्कूल में 200, इंटर में 250, डिग्री कॉलेज में 3000, पॉलिटेक्निक में 3000, आईटीआई में 800, इंजीनियरिंग में 8000, मेडिकल में 12000, और अगर पीएचडी के छात्र हैं तो 15,000 रुपये महीने मिलेंगे। अंतर इतना है कि श्रम करते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। 12 रुपये का बीमा करा दीजिए, प्राकृतिक आपदा। मैं दुआ करता हूं कि किसी को बीमा का पैसा ना मिले, लेकिन मेरी दुआएं में दम नहीं, आजकल कबूल नहीं होती हैं। 12 रुपये का बीमा है जो 20 का हो गया है, प्राकृतिक आपदा में 2 लाख मिलते हैं, 330 का बीमा जो 400 का हो गया 2 लाख मिलते हैं। मौत का यद्यप कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन 4 लाख रुपए। और नेता, रिश्तेदार और पत्रकार मरने वाले के घर 13 दिन तक आते हैं, 14 दिन विधवा का तवा गर्म है या ठंडा ये देखने कोई नहीं आता। इसलिए योजनाएं बोलूँगा तो 1.5 घंटे और लग जाएंगे। तो मैं बस यही कह के कि उनके प्रति हमारी कुछ सामाजिक दायित्व होते हैं। आप चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, आपके यहाँ जो मेड्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, केवल शर्त यह है कि इस सभागार में बैठे हुए सारे लोग 20 रुपये के बीमे के पात्र हैं। आप गलतफहमी में थे कि आप वकील हैं, आप जज हैं, आप इनकम टैक्स पेई हैं। 18 साल से 70 साल केवल उम्र होनी चाहिए, चाहे टाटा बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी आप हों, या कैबिनेट सेक्रेटरी हों, या आप अधिकारी हों, या कुछ हो, केवल इतनी उम्र है। और 20 रुपये जमा कर देंगे साल भर का, 200 कर देंगे तो 10 साल का बीमा हो जाएगा। 400 रुपये में 4000 जमा कर देंगे तो 10 साल का हो जाएगा। और मेरे जीवन का कोई दिन नहीं है जिस दिन आगरा के पोस्टमार्टम घर पर कम से कम 5 डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ना आती हों। ये सब देवी आपदा में मरने वालों का ही पोस्टमार्टम होता है। तो मैंने कोशिश करी है कि कोई आप में से मेरी बातों को, अगर कोई 20 का बीमा, 330 का बीमा, ई श्रमिक कार्ड आप बनवा देंगे तो निश्चित तौर से कोई ना कोई इसका लाभ लेगा। यही हमारे सामाजिक दायित्वों की पूर्ति होगी। मुझे बहुत ऐसे विषय पे जिसमें लॉ एंड जस्टिस का विभाग है, जिसमें
बहुत ज़्यादा मेरे को कहने को नहीं होता है, ये आंकड़ों का विभाग है और लक्ष्मण रेखा भी नहीं उल्लंघन होना चाहिए। बीच बीच में मैंने मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।